हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल नागपुरी लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आज हमारा सेकंड क्लास है। क्लासेस आपको काफ़ी डिटेल में कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें एक बुक से नहीं, जैसे ग्रामर के ऑथेंटिक बुक से 3-4 बुक से कवर करते हुए ऑथेंटिक जो है उससे कवर कराया जा रहा है। शकुंतला मिश्र का जो बुक पढ़ रहे हैं उससे कंप्लीट कुछ नहीं होने वाला है, ये आप समझ लें अच्छी तरीके से, है ना। देखिए सेकंड क्लास आपको कैसा लगता है, सभी के लिए ओपन है आज। और अगर आपको पसंद है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। रिकॉर्डेड सेशन भी आपको उपलब्ध होगा, लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होगा, जैसा आपको चाहे आप उस तरह देख सकते हैं। मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं 30 अप्रैल तक कोर्सेज कंप्लीट कर दूंगा। आप इसमें भरोसा रखें। साथ साथ क्लास के साथ साथ हमारा 25 टेस्ट भी है इसमें। अगर एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है, ऐसा उम्मीद कम है कि मई में भी एग्जाम हो, लेकिन अगर एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है तो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक एडिशनल मैं टेस्ट लेते रहूंगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कोर्स में ही इंक्लूड रहेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन रुके ना और आप नागपुरी से टच में रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का सेशन में हम लोग का सबसे पहले 10 मिनट का 5 मिनट का हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या बात है अश्विनी जी, आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो ठीक नहीं लग रहे हैं क्या है? इस तरह मुस्कुराइएगा तो हम भी गड़बड़ा जाएंगे। क्यों? सबसे पहले बताओ निखिल, जो हेडली साहब थे, उनका नागपुरी का जो सेकंड संस्करण था उस बुक का क्या नाम था? नागपुरी नागपुरी का सेकंड सेमेस्टर। हाँ, नागपुरी व्याकरण का जो सेकंड संस्करण था उनका सेकंड एडिशन, उस बुक का नाम क्या था? फटाफट बताओ, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पब्लिकेशन बताया था ना, आप बुक का नाम कहाँ बताया था? उठा के पटक देंगे ना। पब्लिकेशन बताया था, रिवीजन नहीं किए हो डिवीजन तो नहीं हो गया, तो 3 दिन फिर दीजिए फिर। तो क्या फायदा है? मत मत पढ़ो फिर। जब डे वन के पहला चीज नहीं पढ़ सकते हो तो मत पढ़ो फिर। ये गलत बात है। कोई बताओ, लड़ा है बताओ। नोट्स ऑन नागपुरी हिंदी। वेरी गुड। उसका पहला संस्करण क्या था? क्या चेंजेस आया था हेटली साहब का बुक से? तीसरा संस्करण हाँ, एक मिनट शोभा जी। हाँ लड़ा बताओ। नोट नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। कब हुआ था ये पब्लिश? 1896 में। उसका सेकंड पब्लिकेशन कब हुआ था नागपुरी हिंदी? सेकंड उसका सर ईयर नहीं लिखे हैं। 1914, याद रखना। 1914। ठीक है, सेकंड। अब ये बताओ हमको, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सेकंड संस्करण का बुक का नाम। 1914 बुक का नाम नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी। जो नहीं लिखा, जो फर्स्ट क्लास नहीं किया है, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले ये बताओ, लास्ट क्लास में विपिन था ना? विपिन था ना? कौन साहित्यकार थे जो सदान को निषाद से उत्पन्न माने थे? विपिन, कौन साहित्यकार जो थे जो सदान को निषाद से उत्पन्न माने थे? निषाद से जमा है। विपिन, बहुत गड़बड़ बाबू, ऐसे ना चलिए। नमकीन और आएंगे भैया। हाँ, तुम्हारा नाम निखिल विपिन है? कोई नहीं बोला, पिछला नाम बता दिया। नहीं तो ऐसे कैसे बोल देगा? जब तक नहीं बोले हम दूसरा से पूछते। ऐसा नहीं करना बीच में, ठीक है। ठीक है इसका भैया। वो पीटर शांति नौरंगी बोले थे, याद रखना। ये सब नागपुरी का कहीं नहीं मिलेगा। ये सब नागपुरी व्याकरण का, नागपुरी भाषा का ना, ये सब जन्म है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सिलेबस के अंदर घुसा हुआ सब चीज़ है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो सिलेबस में डायरेक्ट नहीं रहता हुआ इनडायरेक्टली है ना, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे फिर से मैं बता रहे हैं, आया तो क्वेश्चन पर्टिकुलर साहित्यकार का जन्म कौन गांव में हुआ था, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आया हुआ। तो ये सब नागपुरी भाषा जन्म लिया, यहाँ से जन्म शुरू हो रहा है। ये सब का इंफॉर्मेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ हमको सबसे पहले, लास्ट क्लास में था कौन, और कौन था लास्ट क्लास में? नाम है अश्विनी जी, आप लास्ट क्लास में थे? अश्विनी जी लास्ट क्लास में थे आप? अनूप, अनूप बताओ कि
जो तुम्हारे श्रवण कुमार गोस्वामी जी थे, वो कौन सा जो रूपक धारावाहिक का लिखे थे? तेतर के छाप। हाँ, तेतर के छाप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये बहुत सीरियसली पढ़ रहा है अनूप। अनूप का बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत बहुत बढ़िया। और ये बताओ कि जो वो श्रवण कुमार गोस्वामी जी थे जो पीएचडी किए थे, ठीक है, उसमें दो चीज बताए थे। तो पीएचडी किए थे, दो सहयोग कौन किया था, किसका हेल्प था? और तेतर का छाव में किसका हेल्प था, किसके हेल्प से किए थे? क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि किसके हेल्प से वो चीज पर्टिकुलर लिखे हैं, किसके हेल्प के किसके सहयोग से, किसका योगदान था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो तेतर के जो छाव लिखे थे श्रवण कुमार गोस्वामी, उसमें सहयोग किसका था? श्रवण कुमार गोस्वामी का कौन सहयोग किए थे? जल्दी बताओ फटाफट, कौन थे? अनूप यस सर। बताओ। राधा कृष्ण। नहीं, राधा कृष्ण के समय में तो पीएचडी के समय में उनको हेल्प मिला था काफी। ये सत्य प्रकाश नारायण किरण थे। अरे 1958 में हुआ था ये। आकाशवाणी रांची। याद करना है चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ो, नहीं तो फिर ऐसे ही नहीं काम चलेगा। नेक्स्ट टाइम से सबको जो है, अगर आप लोग को वाकई में अच्छा करना है तो डेफिनेटली पढ़ के आइए, तब डेफिनेटली पढ़ के आइए, ये मत करिएगा, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किए थे, एक मिनट। It's 8:10 p.m. स्पीकर ऑफ कर लेना। ठीक है, स्क्रीन आ गया सबको? ये सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे? नागपुरी का हम लोग देखे थे स्टार्टिंग, ठीक है? उसमें हम लोग कुछ पॉइंट छूट गया था लास्ट क्लास का। तो आज के क्लास का हम लोग को दो पार्ट है। एक तो नागपुरी का जो जन्म हुआ था ना, नागपुरी का जैसे शुरुआत हो रहा था, उसमें जो विद्वान लोग का जो मत था, पहला था, एक छोटा हुआ था क्या, विभिन्न विद्वानों का मत, ठीक है, विद्वानों का मत। अभी हम हिंदी में ही लिख रहे हैं, जैसे ही ध्वनि वर्ण शुरू करेंगे हम नागपुरी में लिखना शुरू कर देंगे। फिर जिसको, अच्छा तुम लोग में ये बताओ, हमको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको नागपुरी बिल्कुल भी नहीं आता, वर्डिंग का प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग जैसे नागपुरी में लिखते हैं कि के कही रहे, के मतलब कौन होता है ना, कौन कहा था, तो कौन को के बोलते थे। तो ये बताओ किसको नहीं आता? कोई मोबाइल का स्पीकर या स्पीकर है क्या? माइक ऑफ कर लो यार। हाँ, माइक ऑफ करने में सर आवाज आ रहा है। हाँ, माइक ऑफ करो जरा प्लीज। सबको अपना अपना माइक ऑफ कर लो, जिसको बोलना वो बोलना। किसको नागपुरी बिल्कुल भी नहीं आता, ये बताओ हमको, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। लग रहा है आपको नहीं आता, बाकी और जैसे कि तेतर की छाया में मेरे को तेतर पता ही नहीं क्या होता है। क्या बोल रहा? तेतर की छाया में मेरे को पता ही नहीं तेतर क्या होता है। तेतर तो बताया था ना लास्ट टाइम, इमली। तो पता चला मुझे बताया था, वैसे मतलब पता नहीं चला। ठीक है। और किन्हीं को चंदन वगैरह कोई भी, अश्विनी जी सर, आता है थोड़ा बहुत? समझते हैं सर, बोलना नहीं आता है। ठीक, बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? तो एक था मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे एरिया में तो सब लोग खुट्टा लेते हैं या खुट्टा लिए हैं, तो मेरा इशू है थोड़ा सा। ठीक है, हम अपने से सेल्फ स्टडी करके थोड़ा बहुत कोशिश किए हैं, बट अभी कमांड वगैरह नहीं आ रहा सर। ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लीजिए। तो आज हम लोग का जो है ना, इसमें हम हिंदी में बता रहे हैं। जैसे ही हम वर्ण को इंट्रोड्यूस कर देंगे ना, ग्रामर का मेन एरिया में घुस जाएंगे, उसके बाद हम नागपुरी में चलेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास का दो सेक्शन है हम लोग का। एक तो विभिन्न विद्वानों का मत था, और दूसरा एक नागपुरी का कुछ फैक्ट है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग आज व्याकरण में घुसेंगे, जिसमें हम लोग ध्वनि और वर्ण की कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। हालांकि बहुत लंबा है, आप लोग शकुंतला मिश्र के बुक पढ़े होंगे, वहाँ 2 पेज में दिया हुआ है। हालांकि इसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट है, तो एक एक करके आपको हम सारा कुछ लिखवा देंगे। तो हमको लगता है काफ़ी लंबा होगा, कोशिश करेंगे कि खत्म होगा। तो ये हम लोग 2 चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट
जो क्लास था उसको हम आगे बढ़ाते हुए विभिन्न विद्वानों का जो मत था उसको हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो विभिन्न विद्वान मत क्या क्या सोचते थे नागपुरी भाषा को ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, जनरली कहीं मिलता नहीं है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आता था नाम डॉक्टर इसका क्रिएशन साहब का, ठीक है, नाम तो ये सबको जान गया होगा। डॉक्टर क्रिएशन कौन थे? डॉक्टर क्रिएशन थे जो नागपुरी भाषा को बोले थे कि ये भोजपुरी भाषा का उपबोली है। ठीक है, भोजपुरी का उपभाषा है। ठीक है, अब हमको फटाफट निखिल बताओ कि डॉक्टर ग्रेशियन साहब जो बोले थे भोजपुरी को बोली, तो बिहारी का टोटल कितना बोली था, भाषा था? बिहारी का टोटल कितना था जिसमें से एक भोजपुरी था? निखिल बताओ फटाफट। भैया 4 बोली था बिहारी का। उठा के सही में पटक देंगे तुमको। 3 था सर, 3 तीन था। सॉरी 3 था भैया। नहीं पढ़ रहे हो निखिल? उसका सब लैंग्वेज था भोजपुरी का। हाँ, 3 था। एक तुम्हारा कौन था? मगही था, मैथिली था और तीसरा भोजपुरी था। ये भोजपुरी के अंदर में ही आता था नागपुरी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसी को इनका जो मत था ग्रेशियन साहब का, इसी को कॉन्ट्राडिक्ट किए और अपना रिसर्च में श्रवण कुमार जो गोस्वामी हैं वो बोले कि नहीं ग्रेशियन साहब, जो बताया था कि स्टोरी कि ग्रेशियन साहब से गुस्सा हो गया क्या कि इनको इनवाइट नहीं किए थे। तो श्रवण कुमार बोले कि अच्छा बेटा ग्रेशियन, तो हमको इनवाइट नहीं किया, रुको तुमको उतारते हैं जमीन पे। तो ये फिर क्या किया, लॉ बाय लॉ, ऐसा नहीं किया कि उनके लिए विरोध करना उतर गया, ऐसा नहीं किया, बाय लॉ। तो इनके हाथ में एक साहित्यकार का लॉ क्या है, किताब, उनका रिसर्च। तो रिसर्च के थ्रू ये किए ना कि ग्रेशियन साहब को ये गलत साबित कर दिए कि नागपुरी का भोजपुरी का बोली है, ये गलत साबित कर दिए बोले, और ये एस्टेब्लिश किए कि नागपुरी का स्वतंत्र सत्ता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को पता था। और इसका जो आधार दिए थे, जैसे ग्रेशियन साहब जो आधार दिए थे, 4 आधार पे बोलते थे कि आपका मतलब कि जो नागपुरी भाषा है वो भोजपुरी के अंदर में आता था। और उसी का कार्ड श्रवण कुमार गोस्वामी जो रिसर्च किए थे, अपना पीएचडी किए थे, वो भी उसी 4 आधार पे किए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। एक था आपका भौगोलिक आधार, ये हर कोई लिख लीजिएगा, भौगोलिक आधार। अब अपना नोट्स बना सकते हैं। भौगोलिक आधार, दूसरा था जातीय आधार, तीसरा था व्याकरणिक आधार और चौथा था आपका सांस्कृतिक आधार। ठीक है, यहां तक सबको पता होगा। और इसी को बेस बनाते हुए ना श्रवण कुमार गोस्वामी ना इनको विरोध, मतलब इनका जो दो फैक्ट था, इनका जो मत था ना, उसको काउंटर किया। तो वो क्या था, वो अब देखिए, ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आप बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए, श्रवण कुमार गोस्वामी बोले कि ग्रेशियन साहब आप ये आधार बोले थे ना, ठीक है, चलिए हम भी उसी आधार को पकड़ते हैं। तो पहला आता था भौगोलिक आधार। ठीक है, भौगोलिक आधार। अब देखो, भौगोलिक आधार में किसका क्या मत था, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो सबको ही बोल दिया, ग्रेशियन साहब भोजपुरी को बोले, उनके लिए 4 आधार बनाए थे, श्रवण कुमार गोस्वामी का भी 4 आधार है, ये हर कोई जानता होगा, जितना भी नागपुरी का स्टूडेंट होगा सब जानता होगा। लेकिन इसके अंदर का फैक्ट शायद ही कोई जानता होगा, शायद क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा, तरीके से पैटर्न चेंज हो जाए और एग्जामिनर में मूड में आ जाए कि क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ से बन जाएगा। उसको देखिए, सबसे पहले आप देखिए डॉक्टर ग्रेशियन साहब का। ग्रेशियन साहब क्या बोलते थे, पहला पॉइंट लिखो। डॉक्टर ग्रेशियन साहब क्या बोले थे वो लिखो। पहला बोले थे कि जो किस आधार पे, देखिए बोला था ना कि ये जो छोटा नागपुर था ना, इसका भौगोलिक आधार मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऐसे करके डिवीजन दिए। वो बोलते हैं ना कि जो इसके तरफ से घिरा हुआ है, बोल रहा है कि इस तरह का घिरा हुआ है कि जो मगही जो लैंग्वेज है ना, वो नागपुरी को मर्ज कर रहा है, नागपुरी के साथ मिल रहा है, ये भौगोलिक आधार के कारण। तो वो क्या लिखे थे, वो स्टेटमेंट आप लोग देखिए। वो लिखे थे कि जो विकृति आया है, जो विकृत उत्पन्न हुआ है, उसका कारण क्या है, मगही। जो विकृति का कारण बोल रहे हैं, जो विकृति हुआ है, भोजपुरी
से नागपुरी जो बना, जो विकृत हुआ, टूटा फूटा हुआ रूप। विकृत कहने का मतलब ये हुआ कि भोजपुरी जो बोली चल रहा है उसी का टूटा फूटा सिमिलर रूप नागपुरी है। और उसका रीजन क्या बताया ग्रेसियन साहब? भौगोलिक रीजन में, क्योंकि जो छोटा नागपुर है उसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वो कहीं ना कहीं भोजपुरी से, मगही से सॉरी मिलता है ना, मगही से टच कर रहा है। तो ये आधार बनाए थे। तो उसमें क्या क्या लिखे थे वो बोले मगही का, इसमें क्या बोले थे, इसके तीन ओर से टच होता है। कौन कौन सा? पूरब, उत्तर और दक्षिण। ये याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन साहित्यकार ये बोले थे कि जो नागपुरी भाषा, जो भोजपुरी का जो विकृत बोली नागपुरी है ना, उसका मगही का रूप है, जो तीन एरिया से, पूरब, उत्तर, दक्षिण से, तुम्हारा मगही से, मगही बेल्ट से सटा हुआ। कौन साहित्यकार बोले थे? तो वो कौन बोले थे? ग्रेसियन साहब बोले थे। ये याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आया? ये हम बिल्कुल इसमें जो आपके लिए अभी काम है बस वही बता रहे हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में अंदर की चीज बता रहे हैं, जरूरत भी नहीं है उतना, लेकिन अगर ट्रेंड चेंज हो जाए ना तो यहाँ काम हो सकता है। इसलिए आप लोग औरों से एक कदम आगे रहिए, ठीक है? ये बात समझ में आ गया सबको? ये बात समझ में आया? आया हाँ या ना? यस नो? यस सर। हाँ। दूसरा कोई बता सकता है भौगोलिक आधार पे ग्रेसियन से आप क्या बोले थे? कोई मेरा टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट है, शायद आई थिंक हमको लगता है, हाँ, हर्षित के नाम से कौन है, हमेशा भूल जाते हैं। यस सर। क्या नाम आप किस नाम से हैं? अनु कुमारी सर। हाँ अनु, आप बताइए। आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, शायद आप में भी बता सके। आप बताइए कि सेकंड आधार क्या था, सेकंड भौगोलिक रीजन क्या दिए थे ग्रेसियन साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना चाहिए। लिखिए, सेकंड ये बोले थे ना कि रांची जिला के जो पंच परगनिया है ना नामक जो स्थान है, पंच परगनिया, चलो हिस्ट्री में आप लोग इसमें घुसते हैं। पंच परगना किसको कहते हैं? पंच परगना किसको कहते हैं? झारखंड तो पढ़ रहे होगे, बताओ पंच परगना पहले किसको कहते हैं? सर तमाड़, बुंडू, इधर सिल्ली। बताइए, पांच परगना बताइए। पांच प्रदेश एक साथ। देखिए पंच है ना, इसमें याद रखिएगा, सिल्ली, ये सब याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए। सिल्ली, सोनहातू, राहे, गुंडू और एगो तमाड़, इसको कहते हैं पंच परगना, ठीक है? तो बोल रहा ग्रेसियन साहब ये बोले कि पंच परगना जो है ना, रांची जो जिला से सब सटा हुआ है, पंच परगना, उसका एक उप भाषा क्या था? मगही था। इसलिए नागपुरी भोजपुरी के उपभाषा है। समझ में आ रहा? फिर से बोले तो ये भाषा वाला क्या बोलूं? भाषा जो पंच परगना है ना, रांची से सटा हुआ जो पंच परगना क्षेत्र है, जैसे सिल्ली हुआ, सोनहातू, राहे, बुंडू, तमाड़, उसका वो जो बोली था ना वो मगही बोली था, मगही का बोली था। ये साबित किए थे। इसलिए इसी फैक्ट से वो बोलते हैं कि नागपुरी जरूर भोजपुरी का भी रहा है। वो तर्क दिए, एक तो बोले कि इनका जो भौगोलिक है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, ये क्या था? मगही बेल्ट से सटा हुआ था पहला, इसलिए बोले नागपुरी भोजपुरी से मिलता है, बोलिए। दूसरा कि रांची जिला से जो पंच परगना क्षेत्र है उसका भी एक उपभाषा क्या है? मगही है, इसलिए बोलते हैं कि नागपुरी भी क्या है? भोजपुरी का उपभाषा है। ये तर्क दिए। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कौन साहित्यकार जो थे जो पंच परगना के जो क्षेत्र था उसकी भाषा मगही बताएगा? ये याद रखिएगा। ये बोला था कौन? पंच परगना के एक अलग भाषा ही है। कौन सा भाषा है भाई? मगही था। यही रीजन से नागपुरी को बोले कि भोजपुरी का उप बोली है नागपुरी को, ठीक है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पढ़े। स्पीकर ऑफ कर लेना निखिल। ये डॉक्टर ग्रेसियन हुआ और दूसरा बी देखिए। अब है प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। ये क्या बोले थे? इनको देखिए, भौगोलिक आधार पे
इस प्रोफेसर साहब का क्या बोला, कोई बता सकता है? इनका बस यही बोला जाए कि ये जो नागपुरी की जो मगही को ना अत्यंत निकट मांगते थे। नागपुरी और मगही एक ही स्टेटमेंट याद रखिए, इसके अंदर का डिटेल मत रखिए। नागपुरी को मगही के अत्यंत निकट मानते थे ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए आप क्वेश्चन को भी ध्यान समझिए। अब आपसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, बोल देगा कि कौन को नीचे दिए हुए कथन में कौन कौन साहित्यकार हैं जो नागपुरी को मगही से रिलेटेड मानते थे। कौन कौन साहित्यकार? यहाँ दो साहित्यकार का नाम है, ग्रेसियन साहब का, एक प्रोफेसर केसरी का। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह भी फ्रेम होगा, वहां आप कंफ्यूज कर जाइएगा अगर आप ठीक से नहीं पढ़े हैं तो। राइट, बढ़े आगे, बढ़े। यस सर। ठीक है, जितना लिखा दे रहे हैं ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पीकर ऑफ करना, ठीक है। हवा आवाज कट रही बहुत ज्यादा सर। आवाज बहुत आ रहा है। चलिए, ठीक हो गया। अब दूसरा व्याकरणिक आधार। अब लिखिए व्याकरणिक आधार। हाँ, देखिए व्याकरणिक आधार का बहुत सारा फैक्ट तो हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डिफ्रेंशिएट बोल देते हैं, कैसे डिफरेंस था। अब इसमें आप क्वेश्चन ऐसे बना जाएगा कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नागपुरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिफरेंट फ्रॉम भोजपुरी। नागपुरी भोजपुरी से कंप्लीटली अलग है। आपको 4-5 फैक्ट दे देगा, ठीक है, जो भोजपुरी में भी मिलता था या नहीं था, नागपुरी में अलग मिलता है, तो ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या फैक्ट है भाई जो भोजपुरी में और नागपुरी को अलग करता है एक दूसरे से? कौन कौन सा था वो देखिए, है ना, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कोई बता सकता है? भोजपुरी में जैसे हम लोग बहुवचन के लिए करते, जैसे सॉरी मैं के लिए हम लोग क्या करते हैं भोजपुरी में, हम यूज करते हैं मैं के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एक वचन उत्तम पुरुष जो होता है उसके मैं के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं भोजपुरी में? हम नहीं बोलते, हम लोग जैसे अभी भी बोल रहे हैं, हम बोले तो हम करेंगे, लेकिन हम लोग नागपुरी में क्या बोलते हैं? मोय। ये आधार दिया। अब ये कौन दे रहे हैं? ये आधार ये श्रवण कुमार गोस्वामी दे रहे हैं। अब यहाँ लिख लीजिएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रवण कुमार गोस्वामी के मत के हिसाब से नागपुरी जो भाषा है वो भोजपुरी से अलग थी, इसके कारण कौन कौन है? ABCD दे देगा। ए बोल देगा कि नागपुरी में उत्तम पुरुष एक वचन के लिए मोय का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भोजपुरी में हम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दूसरा बताओ, दूसरा क्या था? दूसरा कोई बता सकता है? कौन आया अभी? दूसरा बताओ क्या था? बताओ कोई तो बताओ। अब इतना पढ़ लिया यार नागपुरी, कोई तो बताओ। टेस्ट सीरीज वाला तो बताओ जो डिफरेंशिएट बोलता है। क्या था दोनों का व्याकरण में डिफरेंस? देखो, कभी भी निश्चितता लाने के लिए नहीं बोलते हैं के क्लास लेते रहे रे, विवेक हार क्लास लेते रहे, ई ग्लास के तोड़ लग रहे, विवेक हार तोड़ लग, हम लोग बोलते हैं ना नागपुरी में। तो हम लोग कभी भी एक्यूरेट निश्चितता लाने के लिए क्या करते हैं? निश्चितता लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग हार का यूज करते हैं नागपुरी में। लेकिन ऐसा नागपुर भोजपुरी में होता है? नहीं होता है। ऐसा नागपुरी में होता है? नहीं होता है। दूसरा, मन का प्रयोग हम लोग करते हैं मन के लिए। बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं किताब को क्या कर, किताब का बहुवचन क्या? किताब मन कर दिए या छोड़ा मन कर दिया, है ना, छोड़ा जन कर दिए, बोलते हैं ना, किताब मन देवा। तो यहाँ मन का प्रयोग करते हैं क्या? बहुवचन बनाने के लिए नागपुरी में। ये सब तर्क दिए थे, यही सब रिसर्च किए थे श्रवण कुमार गोस्वामी। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या क्या डिफ्रेंशिएट किए थे। ठीक है, थर्ड हम लोग देखते हैं इसका, हम लोग देखते हैं अपने हित का प्रयोग करते हैं। साथ साथ हम लोग जैसे बोलते हैं ना
नागपुरी में कर, नागपुरी में कर को क्या कैसे करते हैं, कैर, ई का प्रयोग करते हैं। ये आगे हम डिटेल बताएंगे इसका, ये व्याकरण में, अभी हम बस डिफरेंशिएट बता रहे हैं। ये सब का जो प्रयोग न भोजपुरी में नहीं होता है ना। क्या कोई बोल रहा है क्या? जल का क्या बोलते हैं, चाइल्ड, ठीक है। ई का प्रयोग करते हैं, ई का आगमन हो जाता है। तो ये सब होता है डिफरेंशिएट। क्या किया, नागपुरी को अलग किया। ये श्रवण कुमार गोस्वामी का दिया हुआ, ठीक है। आगे आगे हम लोग इसी तरह बहुत सारा व्याकरणिक पार्ट जो है, जैसे रीतिवाचक में हम लोग पढ़ेंगे, दिशावाचक में पढ़ेंगे, कौन बटे, ये सब प्रयोग है। एक खान, तो खान, गो, निपात में हम लोग जो पढ़ते हैं निपात, ठीक है। थो का यूज करते हैं, गो का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग को डिफरेंशिएट करता है क्या, व्याकरणिक आधार पे भोजपुरी से, ठीक है। ये बस एक फैक्चुअल चीज जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जातीय आधार, ठीक है। जातीय आधार, अब यहाँ श्रवण कुमार गोस्वामी का क्या मत था वो देखिए। श्रवण कुमार गोस्वामी का एक क्वेश्चन श्रवण कुमार गोस्वामी से फैक्ट है, लिख आएगा जरूर, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन का क्लास में ना मान के रखिए कि 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आएगा, यही 2 दिन के क्लास में गारंटी हम ले रहे हैं। तो जातीय जो आधार था उसमें श्रवण कुमार गोस्वामी क्या बोले थे, देखिए। बोलता है ना श्रवण कुमार गोस्वामी, जो भोजपुरी है और एक तरह नागपुरी है, ठीक है। अब बोलता है भोजपुरी में ना रूढ़िवादिता उतना नहीं है, भोजपुरी में रूढ़िवादिता नहीं है, लेकिन नागपुरी में अभी भी रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता कहने का मतलब है परंपरा से चला आ रहा जो संस्कृति है उसको आज भी वो एडप्ट किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल जादू टोना, ठीक है, जो आप मती ओझा, ये आज भी होता है, इसमें बहुत ज्यादा बोलबाला है नागपुरी में। तो क्या बोला गया कि जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता ये बहुत ही चरम स्तर, बहुत ही बॉटम स्तर पे, नहीं के बराबर रहा भोजपुरी में, लेकिन ये अभी भी आज भी ये विद्यमान है रूढ़िवादिता। ये डिफरेंशिएट किया श्रवण कुमार गोस्वामी। तो ये सब स्टेटमेंट पूछ सकता है कि श्रवण कुमार गोस्वामी जातीय आधार में जो नागपुरी भाषा को अलग माने थे भोजपुरी का, उसका रीजन क्या क्या है, ABCD करके दे सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, भोजपुरी, जैसे हम लोग जो पढ़े, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, झारखंड का हिस्ट्री में, कि हम लोग पढ़ते थे ना आर्य। सर इस लाइन के बाद फिर से बोलिएगा, कौन सा, जो इससे पहले बोले। देखो रूढ़िवादिता, श्रवण कुमार गोस्वामी बोले कि रूढ़िवादित्वा के विषय में, रूढ़िवाद के विषय में, परंपरागत जो शैली संस्कृति है उसके विषय में भोजपुरी का जो है ना आज तक वो फॉलो नहीं कर रहा, बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर। लेकिन नागपुरी में आज भी, नागपुरी क्षेत्र के लोग ना आज भी इसको फॉलो करते हैं। जैसे मती ओझा, आज भी जाओ तो मती ओझा तुमको मिलेगा, डॉक्टर के पास कम जाओ, गांव तरफ जाओ तो आज भी मती ओझा तुमको ओझाई करने मिलेगा, ठीक है। जादू टोना, डाइन होता है ना, बिसाई वाला कल्चर, ये तुमको आज भी नागपुरी में मिलेगा। तो रूढ़िवादी ज्यादा है। श्रवण कुमार गोस्वामी बोले ना, नागपुरी भाषा क्षेत्र के जो लोग हैं ना वो रूढ़िवादी काफी ज्यादा है, लेकिन भोजपुरी में नहीं है। तो इससे वो साबित किए ना कि भोजपुरी का उपबोली नागपुरी नहीं है, नागपुरी एक अलग है, अलग दुनिया है। ये सब साबित करने का वो तथ्य दे, आधार दे रहे। ये सब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। दूसरा, झारखंड का हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे आर्य अनार्य। वो आर्य किसको कहते थे, गैर आदिवासी को, गैरवादी, ठीक है। अब ये बोलते हैं, जो जातीय आधार का दूसरा पॉइंट दे रहे हैं कि जो भोजपुरी जो क्षेत्र के लोग हैं ना वो गैर आदिवासी क्षेत्र है, मतलब आर्य वाले क्षेत्र में। लेकिन नागपुरी के जो क्षेत्र है ना, नागपुरी कौन बोल रहा है, आर्य भी बोल रहा है और अनार्य भी बोल रहा है, ठीक है। गैर आदिवासी भी नागपुरी बोलता है और आदिवासी भी बोलता है। लेकिन यहाँ भोजपुरी कौन बोल रहा है, सिर्फ आर्य वाले लोग बोल रहे हैं, गैर आदिवासी लोग बोल रहे हैं। तो बोलता है ये रीजन है जिससे भोजपुरी और नागपुरी कंप्लीटली अलग है। ये 2 आधार समझ में आया, 2 आधार समझ में आया, ठीक है ना, क्लियर है ना सबको, यस सर, ठीक है। एक है सांस्कृतिक आधार, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक आधार का, उसको देखो, ठीक है। दूसरा है आपका फोर्थ क्या था,
सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार। हाँ, सांस्कृतिक आधार। इसमें एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जो प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगा बोलिएगा। प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, इनका एक बुक है वो लिखिए। इनका बुक का नाम था, कहाँ गया, कहाँ लिखे थे, नागपुरी भाषा और साहित्य। नागपुरी भाषा और साहित्य, ये सब चीज नहीं मिलेगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शकुंतला मिश्र से ही आएगा, वो कंप्लीट बोल दिया ग्रामर, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ये पब्लिकेशन हुआ था 1958 में, ठीक है। इसमें क्या बोले वो, ये सांस्कृतिक आधार में बोले कि नागपुरी जो है ना, नागपुरी गीतों की रानी है। नागपुरी जो है ना, वो क्या बोलता है, गीतों की रानी। गीतों की रानी। बोलेगा कि कौन साहित्यकार हैं जो नागपुरी गीतों की रानी है, ऐसा कथन करते थे। कौन बोले थे? प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने। अब ये क्या बोले, ये आधार कैसे बनाए सांस्कृतिक आधार, ये केसरी साहब ही बनाए। केसरी साहब क्या दिए भाई, इसी बुक में दिए थे, इसी बुक में वर्णन किए थे। वो क्या बोलते हैं कि भोजपुरी बोले, एक तरफ भोजपुरी और तुम्हारा ये नहीं भोजपुरी नहीं, ठीक है, इसको आप यही फैक्ट जान लीजिए, बस यही फैक्ट है जाति आधार में। बाकी आप लोग वो सब जेपीएससी मेंस का पार्ट हो जाएगा, उसको उतना जाने की जरूरत नहीं है, जेपीएससी मेंस में चल जाएगा, ठीक है। बस एक चीज याद, सांस्कृतिक आधार में प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जो है वो बोले थे नागपुरी गीतों की रानी है। किस बुक में, किस से लिया गया था, इनका बुक लिया हुआ था नागपुरी भाषा और साहित्य, ठीक है। सर बीपी केसरी और ये केसरी कुमार सिंह एक ही है क्या, अलग अलग? क्या बोल रहे हैं सर, बीपी केसरी और ये केसरी कुमार सिंह अलग अलग है क्या? हाँ, बीपी केसरी तो अलग हुआ ना यार, बीपी केसरी अलग है, केसरी कुमार सिंह है, ये अलग अलग है दोनों। भाई हाँ भैया, नागपुरी गीतों की रानी है वो प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह बोले थे ना। हाँ हाँ, वही बोले थे। और 1958 में नागपुरी भाषा साहित्य क्या हुआ था भैया? प्रकाशन हुआ था, ये जो लिखे थे 1958 में ये पब्लिश हुआ था। ईयर पूछता है ना, प्रकाशन ईयर पूछा है ना क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं, ईयर पूछता है ना, अब तक यही पूछा है वो। एग्जामिनर का माइंडसेट तो हमेशा तो इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, माइंडसेट समझ में आएगा एग्जामिनर का। और एक स्टेप आगे चलो कि ट्रेंड चेंज होगा तो क्या होगा, है ना, ये सब समझने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये हुआ। अगला है नागपुरी का जो ना विभिन्न रूप, हम लोग देखते हैं नागपुरी का विभिन्न रूप क्या है। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज लिख लीजिएगा इस फैक्ट में, एक मिसिंग है, एक मिस हो रहा है, एक पॉइंट याद आ गया हमको। एक लिखे थे जो रेवन बुकार्ट साहब, एक पॉइंट लिख लीजिएगा पांचवा में, रेवरेंड बुकाउट। ये क्या बोले थे, इनका मत कंप्लीटली अलग था। ये बोलते हैं ना, नागपुरी को जो तीन सिर्फ जो भाषा जो था ना, मैथिली, मगही, भोजपुरी के अंतर्गत, वो बोली के रूप में कभी माने ही नहीं। ये हमेशा बोले थे, यही बुकाउट साहब बोले थे, ये बोले, समर्थन दिए थे श्रवण कुमार गोस्वामी का, बोले थे कि नागपुरी ना चौथी उपभाषा है, बिहारी लैंग्वेज की फोर्थ उपभाषा है, कंप्लीटली अलग है ये। तो याद रखिएगा, जो हम बोले ना कि कौन कौन साहित्यकार नागपुरी को भोजपुरी के या मगही के नजदीक मानते थे, उसमें बुकाउट साहब का नाम नहीं आएगा। किसका आएगा? केसरी साहब का नाम आएगा, केसरी कुमार सिंह का आएगा और ग्रेसियन साहब का आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बुकाउट साहब क्या था, इनका था कंप्लीटली अलग, नागपुरी को ना फोर्थ भाषा समझता था, बिहारी का, बिहार का फोर्थ मानता था। कौन कौन था? मगही, दूसरा था मैथिली, तीसरा था भोजपुरी, और चौथा था तुम्हारा क्या? चौथा था आपका ये नागपुरी। यही चौथा नागपुरी एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। बढ़े आगे, बड़े सरकार। मगही मैथिली, मगही मैथिली, भोजपुरी, नागपुरी, समझ में आया सबको?
ये पॉइंट नहीं समझ में आया सर 5 नंबर का। कौन नहीं समझा, क्या नहीं समझा बताओ? 5 नंबर का ये लास्ट point। वाला हाँ हाँ सर। देखो ना, ये रेमंड बुकआउट एक साहित्यकार थे। अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा भी नागपुरी, इसमें ये भी व्याकरण का बुक लिखे हैं। तो इन जैसे ग्रेसियन साहब का मानना हुआ कि भोजपुरी मगही से, मतलब भोजपुरी का उपबोली है नागपुरी, मगही से सटा हुआ है, इसलिए भोजपुरी को मान लिया। केसरी साहब बोले कि मगही का ही पार्ट है, ठीक है, वो भी मान ले। लेकिन बुकआउट साहब बोले ना, ये श्रवण कुमार गोस्वामी के साथ में थे, उनके खेमा के लोग श्रवण कुमार गोस्वामी के थे। अब गोस्वामी साहब क्या सिद्ध किए थे, अभी हम लोग पढ़े ना, गोस्वामी साहब सिद्ध किए कि नागपुरी जो है, नागपुरी फोर्थ लैंग्वेज है किसका, बिहारी का। पहले क्या था, बिहारी का 3 ही लैंग्वेज था ना, एक था मगही, दूसरा था मैथिली, और तीसरा था भोजपुरी। रुको यार, क्या है मतलब? बोलिए आपका सर हाँ बोलिए। सर केसरी कुमार सिंह भी नागपुरी को भी वो भी बोले थे कि वो बोली है बोल के। वो भी बोले थे बोली है, तो हम बोले ना, तो समर्थन क्या था, वो ग्रेसियन साहब का ही समर्थन किए, प्रोफेसर कुमार गोस्वामी। वो भी बोले, लेकिन बोले ना वो कि मगही से बहुत अत्यंत निकट है, बोले थे ना कि नागपुरी जो है बिहारी भोजपुरी का मगही के एकदम अत्यंत निकट है। तो मतलब क्या साबित हुआ, सिर्फ ग्रेसियन साहब का बात साबित हुआ ना। तो ग्रेसियन साहब और ये तुम्हारा प्रोफेसर केसरी साहब एक गुट के थे, ये समझ लो, गुटबाजी कर समझ लो, अपने लैंग्वेज में उसको अपने तरीके से याद करो, एक गुट के थे। लेकिन जैसे श्रवण कुमार गोस्वामी हो गए, रेवन बुकआउट हो गए, इन लोग एक गुट के थे। ये बोले कि नहीं, भोजपुरी का उपबोली नहीं है भाई, भोजपुरी का नहीं है, नागपुरी का अपना इंडिपेंडेंट सत्ता है, अस्तित्व है। जो श्रवण कुमार गोस्वामी जो रिसर्च किया ना, उसी को मतलब सपोर्ट किया कौन, रेवन बुकआउट साहब। हो गया यार, एक सेकंड भाई, हिल गया थोड़ा सा। समझ में आया यहाँ तक? एक था क्या, मैथिली, भोजपुरी। ये कौन किया था, ये ग्रेसियन साहब पहले से एस्टेब्लिश किए थे, ये 3 ही था। और यही भोजपुरी के अंदर कौन कौन मानते थे, नागपुरी, ठीक। लेकिन जैसे ही श्रवण कुमार गोस्वामी एंट्री किए टन टन करते हुए, जब ग्रेसियन साहब उसको खाना में नहीं बुलाए थे पार्टी में, तो गुस्सा गए, तो श्रवण कुमार गोस्वामी बोले कि रुको बेटा, बताते हैं, तुम्हारा बहुत उछल रहे हो ना, कि रिसर्च किए और साबित किए कि नहीं, भोजपुरी को बोली नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट सत्ता है और 4th बोली है। अब तक क्या था, 3 ही बोली था, अब ये बोले कि नहीं, 4th है, इंडिपेंडेंट है। इसी का समर्थन कौन किए, बुकआउट साहब, ठीक है। अब समझ में आ गया? हाँ सर। आ गया ना, क्लियर है सबको? अब हम क्वेश्चन पूछ देंगे कि कौन कौन साहित्यकार जो थे, जो नागपुरी को बिहारी का 4th लैंग्वेज मानते थे। ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर ग्रेशियन, ऑप्शन नंबर 3 रेवन बुकआउट, ऑप्शन नंबर 4 विश्वनाथन आनंद। बताओ क्या होगा? हाँ, बुकआउट से। रेवन बुकआउट। केसरी कौन बोला था यार, कौन बोला था केसरी? It's 8:43 p.m. भैया आवाज क्या हुआ? केसरी कौन बोला? सही बोला, इसीलिए गवाही देना चाहते। स्पीकर ऑफ किए, माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। चलो, कोई जो ये केसरी साहब नहीं थे, अभी ना उठ के हैं, आप लोग इस तरह अपने इसको भी याद कर लीजिए, इस तरह कीजिए। ये भोजपुरी कर दिए अपने नोट्स में,
इधर नागपुरी कीजिए। ठीक है, इसमें कौन कौन, इस क्षेत्र में कौन कौन है? रेवरेंड बुकावट, गोस्वामी जी, गोस्वामी। ठीक है, इधर कौन कौन था? केसरी, केसरी और गियर्सन। इधर ग्रिसियन, ग्रियर्सन। ठीक है, केसरी क्या बोले थे? मगही का अत्यंत निकट है, मगही का अत्यंत निकट। कौन था? नागपुरी। ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। इन लोग क्या बोला था? नागपुरी को फोर्थ लैंग्वेज माना था। किसका? बिहारी का, बिहारी भाषा का, बिहारी भाषा का फोर्थ भाषा माना था ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। हाँ, कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। चलिए अगला लिखते हैं। अगला लिखिए। अगला है जो नागपुरी का जो विभिन्न रूप कौन कौन सा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग दिए नागपुरी का विभिन्न रूप। फर्स्ट आपका आता है रेमंड बुकावट का, बुकावट। ठीक है, ये बोलते थे ना रेमंड बुकावट साहब, इनका जो ग्रामर ऑन दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, रेमंड बुकावट का बुक का नाम क्या है? इनके जो बुक का नाम क्या है? ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। इसमें ये बोलते हैं ना, इसमें जो इंट्रोडक्शन दिए थे, इनका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट में नागपुरी को ना 3 तरह का उल्लेख किया, 3 प्रकार के नागपुरी का उल्लेख किया है ना। नागपुरी का 3 प्रकार उन लोगों ने किया है, नागपुरी का 3 प्रकार। कहीं पे एक क्वेश्चन ये वाला आया, हम शायद दरोगा में देखे थे या कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग बोलिएगा इधर उधर का बुक पके गए फिर बोलेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया, यहीं से आया। हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हमको याद आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन एक बना, कौन एग्जाम में आया हमको याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है। 3 प्रकार बोला था। पहला कौन बोला था? सहरिया नागपुरी। ये सब यूज किया, पूछा जाएगा कि नागपुरी का जो 3 प्रकार बताया था, यहाँ पे बोलेगा सहरिया नागपुरी। कौन साहित्यकार बोले थे? सहरिया नागपुरी। दूसरा है आदर्श देहातिया नागपुरी, आदर्श दूसरा में देहातिया नागपुरी। और तीसरा था गंवारी नागपुरी। ये 3 तरह का चीज को प्रयोग किए हैं, याद रखिएगा। सहरिया नागपुरी, देहातिया नागपुरी, गंवारी नागपुरी। जो बोलता है जो प्रयोग शहरी क्षेत्र में होता है तो उसको सहरिया नागपुरी कहते हैं। शहरी क्षेत्र में जो नागपुरी भाषा शहरी क्षेत्र में प्रयोग होता था, शहरी प्रयोग, उसको सहरिया नागपुरी बोलते थे। देहातिया नागपुरी किसको कहते थे? जो गांव के पुराने जमींदार वगैरह रहते थे ना, गांव के जो पुराने जमींदार थे, पुराने जमींदार है ना, उनको बोलते थे ये देहातिया नागपुरी। और इसी को बुकावट साहब बोले आदर्श नागपुरी। ये बोले आदर्श नागपुरी, इसी को बोले थे। अब बोलेगा कि आदर्श नागपुरी, आदर्श नागपुरी जो वर्ड कौन साहित्यकार यूज किया था? क्वेश्चन आता है ना इस तरह, इस पर्टिकुलर चीज को से पूछा गया। लोक साहित्य अगर आप लोग पढ़े होंगे, लोक साहित्य या लोक जो कथा था उसको ग्राम कथा कौन बोला था? ग्राम वर्ड यूज कौन किया था? क्वेश्चन आया हुआ है। इसी राम नरेश त्रिपाठी सर। कौन? राम नरेश त्रिपाठी ग्राम का। और एक कौन था जो मेन है? त्रिपाठी साहब तो नहीं, वो हिंदी के साहित्यकार के थे। नाम बताओ, ग्राम कौन यूज किया था? कोई बताइए। हर्षित, अनु जी आप बताइए, कितना बार रिपीटेड किए हैं क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में? जैसे वहां आदर्श नागपुरी था, तो सॉरी वहां ग्राम को करता था, इसी तरह पूछा जाएगा कि कौन साहित्यकार जो थे देहातिया आदर्श नागपुरी वर्ड का यूज किए थे? बुकावट साहब। किसमें यूज किए थे? ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज। ठीक है, उसमें 3 तरह का नागपुरी का प्रयोग किया, सहरिया नागपुरी, देहातिया नागपुरी, गंवारी नागपुरी। यह याद रखिएगा। ठीक है, तो गंवारी नागपुरी किसको कहते हैं?
गंवारी नागपुरी किसको गाँव में कहेंगे? बोला जाता है, हाँ, गाँव में बोला जाता है सर। देखो इसको क्या है ना, देखो इसमें क्या है ना कि जितना भी नीचे तबके के लोग हैं ना, नीचे तबके के लोग, उन लोगों के लिए संबोधित किया गया एक तरह से अपशब्द के रूप में। अब इसका प्रयोग नहीं होता है अपशब्द के रूप में। अगर बोला जाए रेमंड बुकावट साहब, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रेमंड बुकावट साहब अपशब्द के श्रेणी में किस नागपुरी को रखते थे, किस नागपुरी के वर्ग को रखते थे, किसको रखते थे? गंवारी नागपुरी को अपशब्द के रूप में मानते थे इसको। ठीक है, बहुत नीचे के तबके के लोग को इसमें यूज करते थे बेसिकली। ठीक है, एकदम जो एकदम जंगल उंगल में जब आदिम जनजाति होता था ना, उन लोग की कैटेगरी में रखा, उनको माना कि गंवारी नागपुरी के लोग। ठीक है, ये रेमंड साहब का, बुकावट साहब का था। लेकिन इसी को संशोधित करते हुए आज के डेट में क्या यूज हो रहा है ये देखिए। आज के डेट में क्या हो रहा है देखिए, बस इतना ही पार्ट समझ लिए। वर्तमान समय में क्या हो रहा है? वर्तमान समय, ठीक है, वर्तमान समय में क्या था? एक तो होता था आदर्श नागपुरी, अब जो यूज होता है आदर्श नागपुरी। ठीक है, दूसरा होता है ग्रामीण नागपुरी, तीसरा होता है आदिवासी नागपुरी। आदिवासी नागपुरी जो आदर्श नागपुरी है ना, यही आज का डेट में व्याकरणिक जो भाषा है ना, व्याकरणिक का जो नियम कानून का जो भाषा है उसमें प्रयोग होते हैं। धीरे धीरे यही ना पूरा मतलब साहित्यिक भाषा बन जा रहा आदर्श नागपुरी। इसी को कह सकते हैं हम लोग व्याकरणिक भाषा कह सकते हैं, साहित्यिक भाषा वर्ड में यूज किया। आदर्श नागपुरी का ही अब जनरली यूज हो रहा है। उसी तरह ग्रामीण नागपुरी में क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग संपर्क। एक तरह से बोल रहा ना, जितना भी गांव वगैरह में जो घर है, बाजार है, हाट है, उसमें ना उसमें प्रयोग होता है और इसको संपर्क के रूप में माना जा रहा है। संपर्क के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में जो यूज होता है, संपर्क के रूप में भाषा माना जाता है। आदिवासी नागपुरी किसको कहते हैं? प्योर आदिवासी क्षेत्र का जो भाषा बोला जा रहा है उसको आदिवासी नागपुरी बोलेंगे। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा, आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो दिक्कत है। बोलेंगे सर ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ये समझने वाली बात है, इसको नोट। ग्रामीण नागपुरी क्या बोले थे भैया? संपर्क रूप। हाँ, संपर्क रूप मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो घर है, बाजार है, हाट है, मेला है, वहां जो प्रयोग होता है ना, उसी को कहते हैं ग्रामीण नागपुरी। मतलब उन लोग एक संपर्क स्थापित कर रहा है। जैसे हम लोग क्या बोले थे कल, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि नागपुरी क्या है? संपर्क भाषा। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकाले थे ना नागपुरी भाषा का विशेषता, उसमें हम बोले ना संपर्क भाषा के रूप में क्या स्थापित हुआ नागपुरी भाषा, पढ़े थे। हाँ, इसी तरह यहाँ पर भी बोला कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह विभिन्न एरिया के लोग जो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहाँ उन लोग जो नागपुरी बोल रहे हैं उसी को कहते हैं नागपुरी, मतलब ग्रामीण नागपुरी। और वो संपर्क स्थापित करने के लिए स्टेप में मतलब यूज हो रहा है। ठीक है, आदिवासी नागपुरी प्योर आदिवासी क्षेत्र में जो बोला जा रहा है उसको आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी नागपुरी बोलेंगे। बस ये तीन चीज को ध्यान रखिए, इधर का चीज को नहीं भी ध्यान रखिए चलेगा। ये तीन चीज को ध्यान रखिए, ये तीन के रूप में वर्तमान में प्रयोग होता है। इन तीन नागपुरी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर ये क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। एक आदर्श नागपुरी है, ग्रामीण नागपुरी है, एक आदिवासी नागपुरी है, ये समझ में नहीं आया। किसी को ऐसा लगा कंफ्यूजन है? यस सर। ये नोट्स का पार्ट नहीं है, इसको समझिए। बेसिकली कभी मान लिया आपको इंटरव्यू हुआ या मेल, चले जेपीएससी का ही पार्ट समझ लीजिए, इसको जब पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए, एक वर्ड में समझ लीजिए। आप लोग देखते हैं रांची के क्षेत्र में अगर देखा जाए, रांची के बेल्ट में देखा जाए, तो नागपुरी का जो वर्ड होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है लैंग्वेज। रांची खूंटी के एरिया में देखिएगा डिफरेंट टाइप का यूज होगा। अगर इसी तरह चल जाइएगा रामगढ़ के बेल्ट में, इधर वाले बेल्ट में, रामगढ़ के एरिया में जो कोई अगर नागपुरी बोल रहा है उसमें वर्ड तोहिन मोहिन का प्रयोग होता है। तोहिन मन आ रहा है का? और हम लोग रांची खूंटी तरफ से बोलेगा तोहरे मन आ रहा का। ठीक है ना, तो ये जो स्क्रीन ब्लैक हो गया। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन ब्लैक हो गया है। नहीं ब्लैक हुआ वो हम उसको हटाए हुए थे। अब आ रहा ना, अब स्क्रीन आ रहा ना।
जी सर। हाँ, तो देखो ये जो डिफरेंस है ना, उसी तरह का प्रयोग हो रहा है। एक आदर्श नागपुरी, जो आदर्श नागपुरी क्या हुआ, रांची का बेल्ट जो होगा उसको बोलेगा आदर्श नागपुरी, इसी का प्रयोग हो रहा है भाषा वगैरह में भी। अब हम लोग अगर लिखने के शैली में ना बहुत ज्यादा तौहीन हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग तोहरे ही लिखेंगे, या भाषा में है उसका प्रयोग होता है, जैसे इसका भी प्रयोग हो रहा है बोलचाल में, इसका भी प्रयोग हो रहा है, इसका भी प्रयोग हो रहा है, तो लिखेंगे अभी तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम यूज किसका हो रहा है, इस आदर्श का हो रहा है, इसलिए उसको साहित्यिक भाषा बोला। मतलब रांची का बेल्ट वाला, खूंटी वाला जो बेल्ट है ना, उधर का जो भाषा प्रयोग नागपुरी बोला जा रहा है, वो एक तरह से बोलो साहित्यिक भाषा है। लेकिन तुरंत चल जाओ गुमला की तरफ का, वहां थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, लोहरदगा के एरिया में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, तो वही चेंजेस को यह दर्शा रहा है, उसका डिवीजन है। इसलिए जितने साहित्यकार लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से नागपुरी का बोल दिए। ये मोटा मोटी समझ लो, ठीक है ना। ये मतलब कि एग्जाम, अभी के एग्जाम के जेएसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको लगा कि आप लोगों में कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए था, इसलिए हम इसका रीजन बता दिए, ठीक है। बढ़े आगे, यस सर। वही तो बोलो मेरे दोस्त। यस सर। ठीक, सर हाँ पूछिए। यस सर बोले कि पूछ रहे हैं कुछ? नहीं सर। अच्छा ठीक, चलिए एक फैक्ट और लिख लीजिए, हम लोग को फिर नागपुरी से छुट्टी हो जाएगा ये इस चैप्टर से। एक फैक्ट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, शायद आप लोगों को शायद ही कहीं मिलेगा, इसको लिख लीजिए। एक है जो नागपुरी का, अब तक तो बोले कि भोजपुरी का भाई नागपुरी बोली है, अब नागपुरी का 3 विभाषा है। क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसको, एकदम स्टार मार्क कीजिएगा इसको। नागपुरी का 3 विभाषा है, विभाषाएं हैं, कौन कौन है? इसका अंदर का डिटेल नहीं बताएंगे, बस इतना ही समझिए, इसका कौन कौन है बताइए। अंदर का डिटेल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएगा जेपीएससी में। विभाषाएं मतलब क्या होता है सर? विभाषाएं मतलब कि उसी का छोटा भाई, समझ लीजिए। विभाषाएं मतलब छोटा भाई, मतलब उसी का रूप, समझ रहे हैं ना, उसी का रूप। बताइए कौन कौन को बता सकता है? अनूप? नहीं सर। ये कौन दिए थे? ग्रेसियन साहब दिए थे, याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, ग्रेसियन साहब का दिया हुआ था, ये ग्रेसियन साहब का दिया हुआ था, ठीक है। ग्रेसियन साहब का समर्थन कौन किया था? हालांकि उस वक्त अभी तो नहीं सर नहीं। हाँ सब केसरी कोई, कुमार सिंह। हाँ तो ये मत दिया, तुरंत बोल के ना स्पीकर, अनूप स्पीकर ऑफ करो, अश्विनी जी स्पीकर ऑफ कीजिए, तुरंत बोल के स्पीकर ऑफ कीजिएगा। ठीक है, ये ग्रेसियन साहब दिए, इसमें 3 था, कौन कौन था? पंचपरगनिया, पंचपरगनिया, दूसरा था सदरी कोल, सदरी कोल मुंडा, तीसरा था सदरी कोरबा। इसका अंदर का डिटेल में बता रहे हैं। सदरी कोरबा कहाँ बोला जाता था? जसपुर में, छत्तीसगढ़। सदरी कोल मुंडा कहाँ बोला जाता था? ये बोला जाता था उड़ीसा का क्षेत्र में, पंचपरगनिया तो इधर ही है। ये जो है ना, इसको नागपुरी का 3 भी भाषाएं माना गया, ये रट लीजिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर। सर सर्दी लिखे हैं, सदरी ना होगा। सदरी वही, सॉरी ओ सदरी, ठीक है। बेसिकली ये जो 2 है ना, ये 2, ये नीचे का बहुत, ये इसका मानना था, ग्रेसियन साहब का था 2, सदरी और सदरी कोरबा, ये ग्रेसियन साहब का मानना था, ठीक है। पंचपरगनिया में ग्रेसियन साहब का ज्यादा योगदान नहीं था, वो तो मानते थे कि पंचपरगनिया भी मगही का पार्ट है ना, पंचपरगनिया से जन्म लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये दोनों का नाम हमेशा आता है, सदरी मुंडा, सदरी कोरबा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, यस सर।
ठीक है। अब ये किसमें ग्रेसियन साहब का कौन था, जल्दी बताओ कौन सा सर्वेक्षण था? केसरी कुमार। हाँ, केसरी कुमार सर। सर्वेक्षण का नाम क्या था जिस सर्वेक्षण में सब कुछ, ग्रेसियन साहब एक ही जो बुक लिखे थे उसी में सब कुछ इंक्लूड, सब कुछ वहीं से निकाला गया है। कौन सा था बताए थे, जल्दी बताओ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। वेरी गुड। भारतीय भाषा का सर्वेक्षण, जो नए हैं वो लिख लीजिएगा, भारतीय भाषा का सर्वेक्षण। क्वेश्चन आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, भारतीय भाषा का सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सर हिंदी में क्या बोले थे? भारतीय भाषा का सर्वेक्षण। ये ग्रेसियन साहब का, इसी बुक के आधार पे, इसी सर्वेक्षण जो बुक है इसी के आधार पे सारा ग्रेसियन सारा का सारा फैक्ट निकाला गया है। जो भी मिला है सब ग्रेसियन साहब का इसी के आधार पे हुआ है। ठीक है, जब भी कहीं आएगा ग्रेसियन साहब का नाम, जहां आएगा हमारी आंख बंद करके यही ऑप्शन में क्या लिखे हैं भैया? लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषा का सर्वेक्षण। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ठीक है, ये चीज पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग व्याकरण के पार्ट में एंट्री मारते हैं। ठीक है, ये था नागपुरी भाषा का जितना भी इनिशियली चीज था ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, वो हम लिखा दिए। इसमें और भी बहुत सारा फैक्ट है, लेकिन हम लोग जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में जितना बता दिए वो बहुत बता दिए, जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट। भैया इसमें ग्रेसियन साहब का सपोर्ट कौन किया था? ये में क्या केसरी नाम था उनका? ग्रेसियन साहब के सपोर्ट में ऐसे बोला जाए ना तो सारा विद्वान था उनका जो था ना, वो दिए ना, उसके बाद सब कुछ अंधाधुन उसको फॉलो करने लगे 2-3 शतक तक। लेकिन जब श्रवण कुमार गोस्वामी एंट्री मारे ना, वही याद रखना ना यार, तुम लोग हंसी मजाक में सिखाते हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी घर में पार्टी था, सॉरी ग्रेसियन साहब के घर में पार्टी था, श्रवण गोस्वामी को इनवाइट नहीं किया, खुन्नस खा गया श्रवण कुमार गोस्वामी, बोला कि अच्छा बेटा ज्यादा तेज बन रहे हो। तो इस तरह की कहानी की तरह याद करो ना, याद रटने का भी जरूरत नहीं पड़े। तो उसी तरह कौन सपोर्ट किया उसको? ग्रेसियन साहब को केसरी साहब किए थे। हालांकि बहुत सारे विद्वान ग्रेसियन साहब की सपोर्ट करते थे, खाली एक तुम्हारा ये देखा जाए श्रवण कुमार गोस्वामी जब एस्टेब्लिश कर दिए ना, उसके बाद इसका एक धर्रा चलने लगा। अब बोला है कि नहीं, भोजपुरी का उपबोली नागपुरी नहीं है, नागपुरी का इंडिपेंडेंट सत्ता है। उससे पहले लगभग 99% जो साहित्यकार थे ना, वो ग्रेसियन को ही फॉलो करते थे, उनके मत को ही अंधाधुन फॉलो करते थे। कोई एस्टेब्लिश नहीं किया है, कोई जानने की भी कोशिश नहीं की है कि वाकई में ये है या नहीं है। अब जैसे हम अभी आधार, भौगोलिक आधार बताए, वहाँ काट दिया गया है। श्रवण गोस्वामी बोले कि किस आधार पे आप बोल रहे हैं, हमारा जोग्राफिकल फीचर्स ये है, बिहार का फीचर, भोजपुरी का फीचर्स ये है। क्या हनुमान की तरह कूद गया क्या भोजपुरी? नहीं कूदा ना, मतलब ये है दिया हुआ उसमें रीजन। तो वो बहुत डिटेल में चल जाएगा, वो मेंस का पार्ट है जेपीएससी का, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बस याद रखना ग्रेसियन का जब नाम आएगा तो याद रखना किसका, केसरी साहब का था। ठीक है, और श्रवण कुमार गोस्वामी का आ जाएगा तुम्हारे किसके साथ, बुकावट के साथ। इन लोगों ने एक खेमा का था, इन लोगों ने एक खेमा का था। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बढ़े आ गया। यस सर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत परेशानी, एनीवन? सर भारतीय भाषा का सर्वेक्षण बोले क्या मतलब, हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, नहीं आया समझ में? किताब है वो, किताब, वो किताब है। सर्वेक्षण एक था ना, देखिए हम लोग अभी हटा रहे हैं, हम लोग ग्रेसियन साहब को पढ़ रहे हैं। अब तक नागपुरी में हम लोग क्या सीखे, 2 नाम आए। ठीक है, मेन नाम, एक तो ग्रेसियन साहब आया था। सबसे पहले नागपुरी भाषा को कौन लाया, किसी भी रूप में लाया। अगर मान लिए हम अनूप से झगड़ा किए और 4 लोगों के बीच में बोल रहे हैं अनूप ऐसा है, अनूप ऐसा है, अरे झगड़ा ही सही, अनूप का नाम कौन ला रहा, हम ला रहे हैं, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। इसी तरह नागपुरी का जो लाने का जो श्रेय था ना, वो था श्रेय किसको था, ग्रेसियन साहब को था। यही सब कुछ शुरू से बोलते आए भाई, पहला था तो जो बोल दिया वही लोग फॉलो करेगा ना। तो ग्रेसियन साहब का जो मत था ना, आप बोलिएगा ना कि आपके मन में क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चला? इनका एक बुक था, देखिए बुक, ये कौन था, वही भारतीय भाषा का सर्वेक्षण, भारतीय भाषा का सर्वेक्षण। अब इसी में, इसी के अंदर में सारा चीज डिटेल दिया हुआ है नागपुरी के बारे में।
इसी में लिखे हैं कि नागपुरी क्या है, भोजपुरी का उपबोली है। इसी में लिखे हैं कि नागपुरी जो है क्षेत्र जो है वो इसलिए भोजपुरी को बोली है क्योंकि भौगोलिक रूप से मगही से सटा हुआ है। पंचपरगनिया का अलग भाषा है जो मगही से मिलता जुलता है। सारा जो ग्रेसियन साहब का जितना भी बात बोला हुआ है ना, सब इसी में लिखा हुआ है और इसी को आधार मान के हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बुक का नाम है? हाँ, समझ में आ गया? हाँ सर। पढ़े आगे? यस सर। अच्छा, अब लोग पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट में। हम लोग व्याकरण के पार्ट में हम लोग दो चीज आते हैं। पहला चीज देखेंगे हम लोग क्या, ध्वनि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्ण। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ, फिक्स क्वेश्चन है। अब तक हम लोग पढ़े वहां से मान के रखिए 2-3 क्वेश्चन अब तक पक्का आएगा। अब तक जो पढ़े हैं 2 क्लास में, यहाँ से आप मान के रखिए। अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं 25 टॉपिक है ना, सॉरी 19 या 20 टॉपिक है टोटल ग्रामर में, तो हम लोग देखेंगे, मान के रखिए यहाँ से 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से मान के रखिए, 1-1 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन का हम मान के रखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मिनिमम। उससे ज्यादा भी जा सकता है क्योंकि लोगों का कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा रहेगा। वर्ण में सबसे ज्यादा, वर्ण ध्वनि में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को इसी को पकड़ना है। जहां लोग हार मान रहा वहां हम लोग इन करेंगे। हम लोग का शुरू फर्स्ट डे में हम लोग क्या सीखे थे, जहां लोगों का नेगेटिव होगा वहां हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। बाकी पॉजिटिव जगह तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मान के रखिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ध्वनि, कोई बता सकता है ध्वनि वर्ण में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या है, कुछ तो बताओ कोई। ध्वनि वर्ण वगैरह में कोई तो बताओ क्या है नहीं है। अच्छा, ये ध्वनि वर्ण से पहले ना एक चीज बताना भूल गए हैं, उसको बता लेते हैं। हालांकि आप लोग के पास लिखा हुआ होगा, बुक किसके किसके पास है, ये इसका बुक शकुंतला मिश्र का सबके पास है। सबके पास है ना। उसमें जो व्याकरण का जो मेरे पास नहीं है, सर मेरे पास नहीं है। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो लिख लीजिए। कोई बुक नहीं लिया। जो बुक, हाँ, जो बुक का नाम है ना, बुक का नाम, उसका पब्लिकेशन, ये सब लिख लीजिए। 8-10 को है, लिख लीजिए। ग्रामर का ही है, व्याकरण का है, वो लिख लीजिए। हर कोई लिख लीजिए इसको। ठीक है, उसको लिख लीजिए जिसके पास नहीं है। उसके वालों को ध्वनि और वर्ण में घुसेंगे। सबसे पहला जो बोला जाता क्वेश्चन, हर बार मैक्सिमम टाइम आया, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आया है। पहला जो हिटली साहब थे, हिटली कौन थे, हिटली, इसका पूरा नाम था क्या, लिख लो, रेवंड E.H. हिटली। इसको सेक्शन ब्लॉक में कर लिए, इस तरह बनाइए, है ना। दूसरा यहाँ बुक लिखिए, यहाँ पर लोग यह लिखिए, लेखक लिख दीजिए, यहाँ लिखिए बुक, इधर लिख दीजिए ईयर। यहाँ लिख दिए ईयर। तो हेडली साहब का बुक था, जो फर्स्ट बुक था। सर ऑडियो ऑफ करने बोलिए ना, सब लोग ऑन करके रखते हैं, वो हटाने के बाद अरे ऑफ कर लो यार, अनूप वगैरह ऑफ कर लो यार, अपने से समझ होना चाहिए, सब दिक्कत हो रहा है। चंदन वगैरह ऑफ कर लो यार, बार बार नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखो इससे। फिर ऐसा होगा ना, तो फिर हम इंटरेक्ट, जिससे तुम लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्वेश्चन पूछने का। अब जानते हो, फिर लाइव क्लास करेंगे, तुम लोग टाइप करोगे, आधा क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर वो करना पड़ जाएगा, है ना। तुम ही लोग के फायदे के लिए कर रहे हैं, ताकि क्लास के ऑफलाइन की तरह हो, कि जब डाउट हो तुरंत क्वेश्चन पूछ लो। लाइव क्लास एक्चुअल में जानते हो, लाइव क्लास क्या ठगावा, वो क्लास कुछ नहीं होता है। अब तुम यहाँ टाइप करोगे, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, मजा नहीं आएगा। यहाँ तुमको ओपनली मिल जा रहा तुरंत क्वेश्चन पूछने का, ज़्यादा मजा आएगा ना, इसलिए ध्यान रखा करो, ठीक है, बार बार ना बोलना पड़े। तो हिटली साहब थे, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया है। कौन साहित्य, कौन सा बुक व्याकरण का सबसे पहला बुक था, कौन सा था, हिटली साहब का था। कौन सा, कोई बताओ अनूप,
बताओ, छोड़ दो, मत बताओ, फिर बोलना पड़ेगा। लिखो, नोट्स ऑन दी गंवारी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ये फर्स्ट ग्रामर का बुक था हेटली साहब का। ये कब हुआ था? 1896 में। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यहाँ से आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में कि कौन सा नागपुरी का पहला व्याकरण का बुक कौन था? नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ये कब हुआ था? 1896 में। कौन किया था? हेटली साहब किए थे। इसी का दूसरा संस्करण, हेटली का दूसरा संस्करण कौन था? 1914 में, जो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। कौन सा था? ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया हिंदी सदान नहीं, हाँ, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, नोट्स ऑन दी ऑफ दी नागपुरिया हिंदी, ठीक है, 1914 में। ये कौन किया था? हेटली साहब ही किए थे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा, हेटली साहब का दूसरा एडिशन बुक कब पब्लिश हुआ था? 1914 में। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला कौन था? तीसरा देखिए, थर्ड आपका था, हाँ, बुकआउट का, रेवरेंड कोनार्ड बुकावट। अभी जो हम लोग नाम पढ़े थे, बुकावट, किसके सहयोगी थे? श्रवण कुमार गोस्वामी के मतलब पक्षधर थे। ये कौन था? ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ये भी हुआ था 1914 में। 1914 में प्रकाशन हुआ था, 1906 में लिखा गया था। 1906 1914 याद रखिएगा, दो। 1914 में प्रकाशित हुआ था, 1906 में ये लिखा गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा नाम आता है आपका फ्लोर साहब का। फ्लोर साहब का क्या था? रेवंड फादर हेनरिक फ्लोर का कोडिंग भी बताए थे। फ्लोर में फ्लोर साहब फ्लोर में लेट के लैंग्वेज बोलते थे। क्या था? लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसे रट लीजिएगा। सदानी ये लिखा गया था कब? 1931 में। 1931 में। अब देखिए, अब इसमें जब भी होगा लैंग्वेज तो कौन? फ्लोर ये याद रखिएगा। फ्लोर साहब जो थे, फ्लोर में जमीन में लेट के लैंग्वेज बोलते थे। इस तरह कोडिंग कर लीजिए, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बुकआउट का भी आप कर सकते हैं, ग्रामर लैंग्वेज करते थे, ग्रामर लैंग्वेज। इस तरह कोडिंग कर लीजिए, कभी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ लिखिए, पीटर शांति नौरंगी। ये किए थे कौन? ए सिंपल सदानी ग्रामर, ए सिंपल सदानी ग्रामर, ठीक है। ये किए थे आपका 1931 में, नहीं 1931 में, 1933 का था इनका। इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम कहीं पढ़े थे 1933 था सर। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे जब कंफर्म हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं लिखे हम देख के बता देंगे, कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला लिख लीजिए, नागपुरी भाषा साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य। अभी हम लोग पढ़े थे इसको। ये कौन था? केसरी साहब किए थे, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। इसी में क्या बोले थे? नागपुरी गीतों की रानी है, याद रखिएगा, यही बुक में नागपुरी भाषा और साहित्य, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। ये था क्या? देखिए, अब आपको बता दे रहे हैं, यहाँ दो 1958 आएगा और एक 1959, ये दोनों लिखिए। अब हम क्या तर्क भी बता दे रहे हैं, मानिएगा इसको सही। क्यों? कि श्रवण कुमार गोस्वामी का जो ऑथेंटिक बुक है उसमें 1958 लिखा हुआ है, लेकिन शकुंतला मिश्र के बुक में 1959 दिया हुआ है।
तो जहां तक कोशिश मानिए कि 1958 ही सही होगा, लेकिन इन दोनों को लिख लिए, एग्जाम में जो आएगा मार दीजिएगा, ठीक है। ऑथेंटिक यही होना चाहिए श्रवण कुमार गोस्वामी का, क्योंकि वो प्योर है। शकुंतला मिश्र को तो अब उन्हीं को रेफरेंस मान के बुक मारी है ना, इसलिए हम शकुंतला मिश्र को ऑथेंटिक नहीं मानते। शकुंतला मिश्र में बहुत गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला लिखिए, फिर पीटर शांति नौरंगी का ही लिखिए, इन्हीं का लिखिए, पीटर शांति नौरंगी का ही लिखिए। है आपको नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। ये कौन किया था? पीटर शांति नौरंगी साहब ही किए थे, नौरंगी साहब ही किए थे। कब किए थे? 1965 में, 1965 में, ठीक है। उसके बाद था योगेंद्र नाथ तिवारी, इनका बुक का नाम था नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। ये 1971 में लास्ट में आएगा नागपुरी भाषा। कौन है? श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी। कौन था भाई? नागपुरी भाषा। ये कब किए थे? 1976, ठीक है। ये इतना नाम ध्यान में रखिएगा। हमको फटाफट एक आदमी बताओ, अनु जी आप बताइए, श्रवण कुमार गोस्वामी का जो रिसर्च हुआ था वो कितने खंड में प्रकाशित हुआ है? 2 खंड में सर। वेरी गुड। एक खंड, दोनों खंड का नाम बताइए। एक बोलिए। पूरी भाषा सर, और एक शिष्ट साहित्य, नागपुरी शिष्ट साहित्य। नागपुरी और उसका शिष्ट, पीएचडी का तो इसे नाम था ही, पीएचडी का जो शोध का विषय था ही उसी को कहा जाता है नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान रखिएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी जब पीएचडी किए थे तो उसका जो विषय था, शोध जो पत्र था वो था नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। इसी का जो प्रकाशन 2 पार्ट में किया गया, एक था नागपुरी भाषा और दूसरा था नागपुरी शिष्ट साहित्य। ये था व्याकरण पाठ, व्याकरण था, और ये था साहित्यिक पाठ, ठीक है। ये भी दोनों कम। इसको कहाँ पब्लिकेशन हुआ था बता? दिल्ली। वेरी गुड। इसका श्रेष्ठ साहित्य प्रमोद? पटना। वेरी गुड। दोनों कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। यही है नागपुरी भाषा की, ये जो अभी पढ़ाए ना यहाँ पर, यही बुक का नाम है, ठीक है। ये डिटेल समझो। बढ़े आगे। मैं थोड़ा ऊपर जी नोट करेंगे बुक सबका नाम। क्या करें? नोट करेंगे ना बुक सबका नाम, एक दो नोट किए, एक दो छूट गया। कौन सा? ऊपर नीचे कर दे। हाँ ऊपर की थोड़ा सा। सब नोट कर लिया? इसका छोटा हुआ। इसका थोड़ा क्लियर कर दी। फादर हेनरी फ्लोर क्लियर कर दी। लैंग्वेज एंड बुक सदारी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कहाँ पर? फादर हेनरी फ्लोर का लैंग्वेज हैंडबुक सदानी लिखे हैं। हाँ, सदानी। 1931 हुआ था ना भाई उसका। एक सेकेंड कहाँ चल गया? कहाँ चल गया? गायब हो गया मेरे भाई। सब लिख लिया ना? हाँ सर। फिर कहीं गायब हो गया, कट गया लगता है पूरा स्लाइड। सब लिख लिया ना? मेरा 2 को छूटा हुआ भी। कौन सा? यस सर, लिख लिया।
फादर हेनरिक फ्लोर के बाद छूटा हुआ है। पीटर शांति नौरंगी हैं। पीटर शांति नौरंगी हैं। ठीक है भैया। सिंपल सदानी ग्रामर कहाँ गया है वो? कट गया बाय मिस्टेक, कट गया वो। पीटर शांति चलो ठीक है, हम बता देंगे उसको। ठीक है, हम तुमको ठीक है बता भैया। देंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है भैया। है ना, ऐसे लास्ट क्लास में भी कुछ कुछ बताए हुए थे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ से मान के रखिए 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मान के रखिए। ठीक है, जिसमें से लोगों का एक आध क्वेश्चन अगर यहाँ से बना सकता है कि ये शकुंतला मिश्र का भी कुछ बुक में दिया हुआ है, इसलिए लोग इसको बना देगा ये बुक का नाम से। लेकिन पहले जो पढ़ाए हैं ना, वो जो लोग डिटेल में पढ़ा होगा वही बना सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बना पाए। बहुत सारा चांसेस है कि पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं, हम लोग ध्वनि ग्रामर का पार्ट में आते हैं। ठीक है, कोई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो देखो, अब बताओ हमको सबसे पहले ध्वनि किसको कहते हैं, कोई बताओ, और वर्ण किसको कहते हैं? ध्वनि सर जो हमारे मुंह से निकलता है उसी को ध्वनि कहते हैं। हाँ, जो हमारे मुंह से जो अभी बोल रहे हैं ना उसको ध्वनि कहते हैं, और जो हम बोले उसको लिख देंगे तो वाला वर्ण भेजेगा। वह ध्वनि वागिंद्रिया से बोला जाता है। वागिंद्रिया का यूज हम लोग करते हैं ध्वनि बोलने के लिए। हाँ, वागिंद्रिया का यूज करते हैं वह ध्वनि बोलने के लिए। एनीवन और कोई? और वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जाता है। बताइए कोई बताइए, और भी कोई? सर जो हम बोल रहे हैं ना वो ध्वनि है, उसी को लिख देंगे तो वाला वर्ण भेजेगा। हाँ सही है, तुम्हारा सही है। और भी कोई और कुछ बोल सकता है? कोई भी और भी बताइए। कोई पहले हिंदी तो पढ़ा ही होगा ना, हिंदी से बताइए कोई। चंदन जी बताइए। चंदन जी, आपका आवाज एक बार भी सुने नहीं है, बताइए। चंदन जी, ध्वनि किसको कहेंगे, कुछ बता सकते हैं? जो बोलते हैं सर वही ध्वनि है। जो बोलते हैं वही ध्वनि है। वर्ण? वर्ण जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जो लिखते हैं। ध्वनि का टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं, जो लिखते हैं जो बोलते हैं वही ध्वनि है सर। तो वर्ण किसको कहेंगे? और जिसको हम लिख देते हैं वही है वर्ण। देखिए, ध्वनि समझ में नहीं आता सर, वर्ण जो है उसको समझ सकते हैं। हाँ देखो बताते हैं। ध्वनि जो है ना, मौखिक चीज है, मौखिक बोली है, बोली बोलो, है ना। मतलब कहने का मतलब जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जैसे अनूप बोला, जो भी चीज बोल रहे हैं ना वो सब ध्वनि का पार्ट है, जिसका कोई मतलब कि कोई व्यवस्थित रूप नहीं है। ठीक है, जैसे ही ध्वनि के साथ एक चीज ऐड कर दिए, क्या? लिपि। इन दोनों का रूप बन के क्या बन गया? वर्ण। समझ में आया? ध्वनि था बोली वाला रूप, उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे बोलते थे हम, पहले हम बोलते थे हमका। बचपन में मेरा टीचर बहुत मारता था, हमका क्या होता है भाई? वो भी एक ध्वनि का पार्ट था। कोई बोलता था हमारा, वो भी ध्वनि का पार्ट है। तो हर तरह से ध्वनि का पार्ट है। लेकिन जैसे ही हम लिपि एंट्री कर दिए, इन दोनों का मिला हुआ पार्ट हो गया वर्ण। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो लिखित रूप, मौखिक रूप ध्वनि हुआ, और लिखित रूप क्या हो गया? वर्ण। उसी का लिखित रूप हो गया वर्ण। ठीक है, ये समझ में आया? तो ध्वनि के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हो, पॉइंट वाइज में लिखते चल जाओ, हम तुम लोग को बताते हैं। ध्वनि मुख्य रूप से, अब यहाँ पे चलो, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं नागपुरी को। ठीक है, अब देखो नागपुरी को कैसे समझेंगे बता रहे हैं। ठीक है, नागपुरी को लिखने का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ड का मैक्सिमम यूज होता है ना, उसको साथ साथ हम बताते चल जाएंगे। तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा हेडेक नहीं। अश्विनी जी, स्पीकर ऑफ कीजिए। ठीक है,
इसमें आएगा जिसमें ध्वनि मूर्ध रूप से बोले और सुने सुने चीज है। ठीक है, अब यहां देखो, जिसको नागपुरी नहीं आता, ये मुद और मुख्य को याद रखना, मुख्य को हमेशा मुद बोलेंगे। और एंड जो हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, एंड और, उसको बोलेंगे और। ये कैसे होगा आगे हम लोग वर्ण का बदलाव रूप पढ़ेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप समझ लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, ध्वनि मुख्य रूप से बोले और सुने वाला चीज है। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, ध्वनि कर लिखित रूप क्या है? वर्ण है, वर्ण आहे। है को हमेशा हम लोग आहे लिखेंगे, है का बदलाव नागपुरी में आहे बोलते हैं, है ना, एक आहे समझिएगा। आगे हम धीरे धीरे और बताएंगे। मेरे पास एक बुक मेरा दूसरा फ्लैट में छुटा हुआ, वो नोट्स जहाँ पूरा लिस्ट बनाए थे हम, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा बता देंगे। मेरा मिस हो गया, वो मेरे दूसरे वाले फ्लैट में रखा हुआ। ठीक है, वहां से लाएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तीसरा लिखिए, वर्ण के ध्वनि, वर्ण के ध्वनि चिन्ह भी कहल जाएला। अब देखिए, जिसको हिंदी नहीं आता है कि हम क्या, इसका हिंदी क्या होगा? वर्ण, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। और यहाँ कहल जाएला, यहाँ कहल मतलब कहते, जाएला मतलब है कि सेंस में भी, कहल जाता भी है, कहा जाता भी है, कहल जाएला। इसको कहते हैं लिख दो, या कहा जाता है, कहल जाएला, इसका वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग सब समझ जाइएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखो जैसे हम बोलेंगे ध्वनि, ध्वनि बोले को और सुने वाला चीज है, जबकि वर्ण लिखे वाला चीज है। बोलते हैं लिखे, पढ़े, सुने, देखे वाला चीज है। ध्वनि क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे, ध्वनि क्या था? ध्वनि था बोले वाला चीज, सुने वाला चीज, और वर्ण क्या था? पढ़े वाला चीज, लिखे वाला चीज और देखे वाला चीज, इसको कहेंगे ध्वनि। तो इसीलिए बोलता है, इन दोनों के स्टेटमेंट से ही कहा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाइएगा, ये सब स्टेटमेंट पहुंचता है, लोग फंसता है इसमें। लघुत्तम, लघुत्तम वाक ध्वनि, लघुत्तम वाक ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। इसमें लोग फंसता है, लघुत्तम वाक ध्वनि के वर्ण कहल जाएगा। इस सब स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट रखिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक बोलते हैं ना हम लोग, कोई भी वर्ण लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि, और हाँ, वर्ण, अब एक स्टेटमेंट लिखिएगा, वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला, मूल ध्वनि के कहल जाएला, जेकर, जेकर, नहीं, ये और नहीं समझा आप, विस्तार मार्क कराएं और फिर से बता दिए ना। अच्छा, पहले इसको स्टेटमेंट पूरा करने दो। जेकर खंड नी करल करल जाए सकेला,
मतलब वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला, मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा वो टूटेगा नहीं, वो लास्ट अंतिम पड़ाव है, समझे? अंतिम पड़ाव है क्या? वर्ण। ध्वनि का जो मूल खंड जो है ना, मूल खंड वो फिर दोबारा विघटित नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। ये भी ये स्टार मार्क ये बताए, जैसे बोले कि ध्वनि बोले को सुने वाला चीज है, वह लिखे वर्ण पढ़े लिखे का देखे वाला चीज है। से ले इन दोनों के स्टेटमेंट से फाइनल स्टेटमेंट निकल के आता है कि लघुत्तम वाक ध्वनि के वर्ण कहल जाएगा। तो सबसे लघुत्तम वाक ध्वनि, बोलने वाला जो ध्वनि है, सबसे लघुत्तम वाक ध्वनि से छोटा और नहीं हो सकता है, उसी को वर्ण कहते हैं, जो लिखने के संबंध में है। समझ में आया? ठीक है भैया। जैसे हम लिखे ना, वाक मतलब सबसे छोटा ना भैया, वाक ध्वनि। हाँ, सबसे छोटा वाक ध्वनि, लघुत्तम वाक ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ये दो स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, स्टेटमेंट बाद में पूछेगा। वर्ण जिसका मूल ध्वनि को खंड नहीं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण जिसका खंड नहीं होगा, दोबारा खंड नहीं हो सकता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल गाय, गाय गाय का कितना मूल ध्वनि है? पहले तो दो चीज समझो, एक मूल ध्वनि हुआ, एक ध्वनि हुआ, ठीक है? बताओ गाय का कितना ध्वनि है? पहले ये बताओ। चार सर। दो चीज हम पूछ रहे हैं, पहला पूछ रहे हैं ध्वनि और दूसरा पूछ रहे हैं मूल ध्वनि। बताओ। पहला 2 सर, दूसरा में 4। ठीक है, कैसे हुआ बाकी लोग बता सकता है? किसी को इसमें दिक्कत है तो डिटेल में बताएं कैसे हुआ ये। किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ देखो बताइए सर। हम बता रहे हैं, जैसे गाय, हम लोग क्या बोले? गाय, गा प्लस य, ये दो हुआ ध्वनि। कैसे मुंह से निकल रहा? गाय, ध्वनि निकल रहा है ना, दो ध्वनि निकल रहा, इसलिए ध्वनि कितना हुआ? 2, 1 और 2। अब हम लोग को देखो क्या बोले थे, मूल ध्वनि। वर्ण किसको कहते हैं? वो मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका तो खंड हो रहा है। इसका खंड क्या होगा? मूल ध्वनि होगा। मूल ध्वनि कैसे होगा? पूरा लघुत्तम और विघटित रूप क्या होगा? ग, ग में आकार, य में अ। ये 4 जो हुआ ना, ये हुआ इसका मूल ध्वनि। ये 4 कितना हुआ इसका? मूल ध्वनि। ध्वनि कितना हुआ? 2। अब हमको बताओ, इसमें देखो हम जो क्वेश्चन पूछे, वर्ण उस जो बताए थे, वर्ण वो मूल ध्वनि के कहल जाएगा जेकर खंड नी करल जा सकेला। अब बताओ, क्या इस मूल ध्वनि जो किए हैं 4 जो है, क्या इसको अब हम लोग तोड़ सकते हैं? क्या ये ग अब टूटेगा? और नहीं टूटेगा? कोई बताओ। नहीं सर। सब बोल रहा नहीं ना, टूटेगा सर। नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले जो हम ये लाइन लिखे थे लघुत्तम वाक ध्वनि, तो ये स्टेटमेंट मतलब सही हो गया? यस सर। हो गया, मतलब इसके अब इससे छोटा नहीं टूटेगा। नहीं सर। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? कोई बोल रहा था कुछ क्या? जी सर, समझ में आ गया। आ गया ना? इसलिए हो गया इसका मूल ध्वनि। क्वेश्चन यहाँ पूछता है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, ये आपका टीचर वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो पर्टिकुलर वर्ड दे दिया गया, अब बोला गया कि इसका मतलब कितना मूल ध्वनि है। अब हम तुम लोग से पूछेंगे विवेक, विवेक में कितना मूल ध्वनि है? जिसका नाम बोलेंगे वो बताएगा, जिसका नाम बोलेंगे वो बताएगा। विवेक में कितना मूल ध्वनि है? नाम बताइए। रुको 1 मिनट, अश्विनी जी बताइए। अनूप स्पीकर ऑफ करो, विपिन स्पीकर ऑफ करो, चंदन स्पीकर ऑफ करो। अश्विनी जी बताइए कितना है? अश्विनी जी खाना खाने चल गए क्या? अश्विनी जी, सरफराज जी आप बताइए। सरफराज जी कितना मूल ध्वनि है विवेक में? विवेक वर्ड में कितना मूल ध्वनि है? 3 सर, 3 मूल ध्वनि। मूल ध्वनि 1 5। भैया आप जिससे पूछा वही ना बताएगा भैया, सबका आंसर क्यों दे रहा है? तुम कहे को, हम तो बोलेंगे वो बोलेंगे। बताइए।
5 सर। मूल ध्वनि कितना, ध्वनि और मूल ध्वनि? देखिए ध्वनि कैसे हो, देखिए कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए ना, कैसे कंफ्यूजन होगा? देखिए विवेक बोलिए, विवेक, कितना कितने जगह रुक रहे हैं? 3 जगह। विवेक, ये ध्वनि हुआ, मुंह से कितना चीज निकल रहा है? विवेक, ये ध्वनि हुआ। तो ध्वनि कितना हुआ? 3। ध्वनि कितना हुआ? 3। कौन सा? विवेक, 3 जगह रुक रहे हैं हम लोग, इसलिए ये ध्वनि हुआ। मूल ध्वनि क्या हुआ? इसी का लास्ट वाला विघटित रूप। जैसे क्या होगा, कैसे होगा? व प्लस ई प्लस व प्लस एकार मात्रा प्लस क प्लस अ, ये हो गया मूल ध्वनि। तो मूल ध्वनि कितना हुआ? टोटल 6। जितना ध्वनि होगा उसी का डबल मूल ध्वनि होगा। ये याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ये ध्यान में रखिए। जितना ध्वनि होगा उसी का मैक्स लगभग मूल ध्वनि होगा डबल, लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोल देंगे आंबा, आंबा, कोई बता सकता है इसका कितना ध्वनि है और कितना मूल ध्वनि है? आंबा, आंबा ध्वनि 2 होगा सर। क्या? ध्वनि 2 होगा। ध्वनि 2 होगा। मूल ध्वनि? सर ध्वनि है इसमें 3 और मूल ध्वनि 5। किसमें? आंबा में ध्वनि है 3 और मूल ध्वनि है 5। अनु जी बताइए कितना है ध्वनि? ध्वनि है 3, मूल ध्वनि है 5, 6। अनु जी, अश्विनी ऑफ कर दिए। हाँ, अनु जी बताइए कितना है ध्वनि? अनु जी है या नहीं है? सर ध्वनि 3 और मूल ध्वनि 4। मूल ध्वनि 4। यस सर। ध्वनि 3 और मूल ध्वनि 5। ध्वनि 3 और मूल ध्वनि 5 है भैया। ध्वनि 3, अच्छा देखते हैं भाई। ध्वनि 3 है और मूल ध्वनि 5। 4 सर। चलिए, एक आदमी 4 बोला। ध्वनि में 3 कितने लोगों के पक्ष में है? 2 कितने लोगों के पक्ष में है? 3 कितने लोगों के पक्ष में है? 3 और 5 सर। है? 3 और 5। ठीक है। और मूल ध्वनि 5 सर। मूल ध्वनि 4 होगा। कैसे होगा? देखिए, आ का है, ये तो स्वर्ण वर्ण है ना। अभी पढ़ेंगे आ प्लस म आधा प्लस ब प्लस आ, ये ना हुआ इसका। तो म का नहीं होगा भैया? म का अ कहाँ से होगा? ये आधा माह है, आधा माह है। देखो, पूरा का कहने का मतलब ये हुआ ना, म आधा प्लस प्लस अ, ये दोनों मिलके बनता है म। अब हम आधा म का मतलब होगा सिर्फ ओनली म। अ का मात्रा जोड़ देंगे ना तो ये पूरा हो जाएगा। तो भैया आ तो अ प्लस आ हो गई 2। क्या? आ का भैया अ प्लस आ। अ प्लस आ मतलब आ जो आंबा वाला आ का ओनली आ। वही होगा क्यों इसका? आ ई उ अ प्लस आ होगा ना भैया, तो हुआ ना इधर। हाँ? अ प्लस आ हो रहा है ना। अ प्लस आ कैसे हो रहा? ओनली आ रखो ना। अ प्लस अ नहीं होगा भैया। अ प्लस अ तो आ ही होगा। आ और आ अलग है यार। वो अलग है। नहीं, अ प्लस अ बोल रहे हैं। अ प्लस अ इक्वल टू आ। नहीं, वो नहीं होगा। वो हम मान रहे, तुम द्विमात्रक वर्ड बोल रहा, हम मान रहे, लेकिन ऑलरेडी ये स्वर वर्ण है ना। तब यहाँ पे तुम क्या करोगे? यहाँ पे तुम क्या करोगे? ब प्लस अ करोगे। यहाँ पे तो तुम्हारे मन में तो यही आना चाहिए ना क्वेश्चन, ब प्लस अ करोगे, नहीं ना? 4 है सर। आ का लेकिन भैया अ प्लस अ तो पढ़े थे, पता नहीं। अरे भैया तुम पढ़ा, ठीक पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे अ, जब आ का हम लोग प्रयोग कर ही रहे हैं तो डायरेक्ट आ ही लिखेंगे ना। अब यहाँ जैसे लिखिए बा
फिर मूल ध्वनि काउंट कैसे करेंगे भैया? तो क्या? मूल ध्वनि काउंट कैसे करेंगे फिर? अरे मूल ध्वनि यही तो हुआ। मूल ध्वनि का तुम मतलब क्या समझ रहा? स्वर्ण वन और व्यंजन वन का अंतिम रूप, जी अंतिम भैया। रूप ना। तो स्वर्ण वन यहाँ पे क्या आ नहीं होता? स्वर्ण वन होता है ना, हम डायरेक्ट उसी का जी। यूज कर रहे हैं। वो तो बताया है कि आ कैसे बना है, बोला अ प्लस अ से बना है, द्विमात्रक वर्ड में बना है। अब जैसे क कैसे लिखा है, अब बोलेगा क प्लस अ से बना है। अब तो हम लोग कहीं लिखते हैं इसको नहीं ना लिखते हैं, ओनली क लिखते हैं ना, वो चीज है। अब यहाँ तुम बोलेगा बा, यहाँ बा था ना, अम्बा बा, इसको कहोगे तुम क्या ब प्लस अ प्लस अ, ऐसा तो नहीं लिखोगे। नहीं, ब प्लस आ लिखेंगे भैया। बस वही चीज है, अंतिम रूप। आया समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन? सर फिर ये ध्वनि 4 हो जाएगा तब? हाँ, ध्वनि 4 हो गया। मूल ध्वनि 4 हुआ, ध्वनि 3 हुआ। सर एक थोड़ा सा डाउट है बोलो। इसमें। आप इसमें दीर्घ आ लिख रहे हैं, लेकिन इसमें बोले बोले हैं कि मूल ध्वनि को इसमें खंड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर अगर दीर्घ आ रहेगा तो खंड हो जाएगा ना, फिर कि नहीं होगा? नहीं नहीं, तुम्हारा कहना बिल्कुल, तुम लोग का कंफ्यूजन क्या हो रहा है हम बता रहे हैं। तुम लोग जैसे कंफ्यूजन, अब बोलेगा बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा कैसे बनेगा? ई प्लस सी। अगर हम बोल दे, सपोज मान लो दीवार लिख दे, ठीक है, तुम्हारा काम, तुम्हारा मतलब समझ में आ गया तुम लोग क्या बोल रहे हो? जी, उसी में डाउट रहा ठीक है, डाउट नहीं रखेंगे ना, कैसे डाउट होगा? डाउट रखते ही नहीं है। जैसे तुम लोग दीवार लिखा, अब दीवार को हम लोग जब तो विघटित करेंगे तो क्या आएगा? द बड़ी ई की मात्रा व आकार की मात्रा प्लस र प्लस अ, यही लिखेंगे। इसमें भैया द प्लस ई प्लस नहीं कर सकते? दो बड़ी छोटी नहीं, द प्लस छोटी की मात्रा प्लस छोटी की मात्रा प्लस वा प्लस नहीं, आप। तब तो तुम बहुत सारा चीज, तुम जैसे मान लो बहुत सारा चीज में तुमको करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यही तुम्हारा लास्ट इकाई है, अभी टूटेगा नहीं। तुम लोग कहने से उसको द्विमात्रक बोलते हैं। तो बड़ी तो टूटेगा ही ना भैया। तुम लोग समझ लो कि स्वर वन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, टूटेगा वो मत देखो, स्वर वन का प्रयोग करते हैं। तुम लोग अगर बोल रहा है कि इसको विखंडित रूप को समझ रहा, तुमको जो उसको खंड नहीं किया जाता है, तुम अगर वो चल रहे हो ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको स्वर्ण का जो अंतिम रूप है ना उसका प्रयोग कर रहा है। यहाँ बताया गया है ई कैसे बना है, ई बोला गया ई प्लस ई से बना है, ये बोला गया है। जी, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, क्लियर रखना। सही स्वर, हाँ ठीक ठीक है। अब मान लो कहीं पर ऊ की मात्रा बोल रहा है, अब मान लो कहीं लिखा हुआ सपोज कुआं। जब कुआं ही लिखो ना, हाँ कुआं। अब यहाँ तुम बोलोगे दीर्घ सपोज ये बड़ी ऊ की मात्रा सपोज, अब तुम बोलोगे ऊ प्लस ऊ, नहीं है, ठीक है, ये अंतिम रूप ही है, इसको क्लियर कर लेना। यहाँ मत सोचना, तो तुमको बहुत जगह चेंज करना पड़ जाएगा, सब जगह चेंज करना पड़ जाएगा। क्या करोगे फिर? नहीं होगा। कहने का मतलब ये खंड नहीं किया सकता, उसके बाद वो खंडित नहीं होगा वो, ये कहने का मतलब हुआ। आए क्लियर समझ में? वो तुम लोग जो बोल रहे हो द्विमात्रक है। अगर हम लोग बोल देंगे कि द्विमात्रक कौन कौन सा है, कौन कौन सा वर्ण को द्विमात्रक कहते हैं, तब वहां आएगा ई वगैरह आएगा, आ वगैरह आएगा, दीर्घ वाला बोलेगा ऊ आएगा, वो हो गया तुम्हारा द्विमात्रक। कंफ्यूजन क्लियर, एकदम क्लियर रखना। किसी को डाउट? अनूप डाउट? अश्विनी नहीं जी, सर। अश्विनी जी नहीं डाउट? सरफराज जी डाउट? नहीं सर। बढ़े आगे? ये सर। अच्छा, अब इसी जगह हम लोग पढ़ते हैं आपका, ये तो हुआ ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, यहीं पर हम जैसे पूछ दें, जैसे कोई भी बोले नागपुरी, इसमें कितना है? सरफराज जी बताइए, ध्वनि कितना है? सरफराज जी बताइए, ध्वनि कितना है? ये सर बता रहे 4 ध्वनि है सर। गलत। हाँ 4 सही है। क्या सर?
चार चाहिए। हाँ, और मूल ध्वनि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा मूल ध्वनि। 8 हो जाएगा मूल ध्वनि, सही है। कोई इससे डिफरेंट, इनकी बात से डिफरेंट रखता है कोई? नो सर। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो बढ़िया है। किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन कि आगे बढ़े? आगे बढ़िया, ठीक है। है ना? आगे चलो। अब हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्ण का चीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ण। वर्ण को हम लोग क्या लिखे? ध्वनि प्लस लिपि इज इक्वल टू वर्ण, पढ़े थे। अब हम लोग कौन कौन सा, देखिए अब हम लोग ने यहाँ पे वर्ण को बहुत तरीके से हम लोग अभी तैयार करेंगे, जिसमें सबसे पहला, इसको बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को पहले बता दें। काफ़ी लंबा है, लेकिन ये काफ़ी लंबा चल जाएगा। बहुत सारा नियम कानून है जो कैसे कैसे चेंज होता है। लगभग हमको लगता है 30-35 को होगा, 30-35 इसका से ऊपर ही होगा नियम कानून। तो हम इसको स्टार्ट कर दें। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। पूछा था एक सेट में, ध्वनि कौन भाषा का पहली ध्वनि कौन भाषा का क्या क्या? ध्वनि कौन भाषा का पहल विशेषता मानल जाएगा? क्या 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 आवाज कट रहा, मेरे तक नहीं आया। ध्वनि कौन भाषा कर पहल विशेषता मानल जाएगा? बताइए क्या होगा? ध्वनि कौन भाषा का पहल विशेषता मानल जाएगा? बताइए, ऑप्शन क्या क्या है, दिमाग लगाइए। एक बात याद रखिएगा, जितना पढ़े हैं ना उसके आईक्यू से हम लोग क्वेश्चन तक पहुंचने का भी, ये जो हमेशा टेस्ट सीरीज में डिस्कस करते हैं हम लोग, उसको हमेशा हम लोग उस तक क्वेश्चन तक पहुंचना है। क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएगा क्वेश्चन छोड़ देना है। क्या हो सकता है, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए, और इस क्वेश्चन को सबको जवाब देना है तर्क के हिसाब से। इतना पढ़े हैं उसी हिसाब से तर्क देंगे हम। चलिए ऑप्शन बताओ समीर। लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, चिन्हित भाषा। ध्वनि की, अब एक मिनट, ये सब क्वेश्चन में तुम डाउट नहीं होना चाहिए एकदम टेक्निक। सूर्या, जय सूर्या, तुम तो यार टेस्ट सीरीज में हो, यस सर। इसका आंसर तो मिलना चाहिए। क्या क्या है, क्वेश्चन बोलो। ध्वनि कौन भाषा का पहल विशेषता मानल जाएगा? ध्वनि कौन भाषा कर पहल विशेषता मानल जाएगा? ठीक ठीक, हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बताओ। लिखित, लिखित, यही ना, लिखित से बोला था। यस सर। बी, ऑप्शन नंबर बी क्या था? सांकेतिक, सांकेतिक। तीसरा सी बताओ। मौखिक, मौखिक। चौथा बताओ। चिन्हित। चिन्हित। बताइए, इतना पढ़ा दिए हैं, मौखिक होगा सर। इतना पढ़ा दिए, मौखिक सर। इतना पढ़ा दिए, इसका आंसर बताइए आप लोग, दिमाग लगा। मौखिक सर। और कोई? बिल्कुल, इसे एकदम सिंपल सा 2 लाइन हम लोग सीखे हैं ध्वनि और वर्ण में, उसी से इसका आंसर मिलेगा। बताओ 1 बाय 1 बताओ अपने साथ भी, क्यों होगा ये आंसर? लिखित क्यों नहीं होगा? देखो, लिखित तो हर कोई मानेगा नहीं होगा, ये हर कोई समझ रहे हैं। लिखित तो हर कोई बोलेगा कि नहीं होगा, हम मान रहे हैं। बताओ सांकेतिक क्यों नहीं होगा? सांकेतिक, चिन्हित, मौखिक, ये तीनों के बारे में बताओ। इतना पढ़ा दिया, नहीं बताओगे मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो गया। सांकेतिक में तो साउंड ही नहीं निकलेगा, तो कहाँ से ध्वनि? क्या बोल रहे हो लड़ाई? सांकेतिक में तो साउंड निकलेगा ही नहीं, तो ध्वनि तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, और चिन्हित में भी वही होगा सर। क्या होगा? उसमें भी साउंड। सरफराज जी बताइए, इसका आंसर बताइए और अपना तर्क दीजिए। सर चिन्हित तो हो सकता है, क्योंकि शो तो किया जा रहा है, जो जिन चीजों को बोला जाएगा उसको अगर लिखते हैं तो चिन्ह या संकेत से तो बताना ही होगा। गलत है मेरे दोस्त, गलत है। आगे बताओ अनूप। सर चंदन, मौखिक ही होगा सर। चंदन हाँ सर, मौखिक ही होगा। आंसर तो सांकेतिक मौखिक होगा। जी,
मौखिक क्यों? सांकेतिक और मौखिक दोनों होगा। मौखिक क्यों? कौन बोल रहा दोनों होगा? ये तो अलगे दुनिया का आदमी है। सही सर, सिर्फ मौखिक संकेत करेंगे हम लोग, सांकेतिक रूप से बताएंगे, मौखिक रूप से बताएंगे। सर ध्वनि का पहला ही डेफिनेशन था कि मौखिक रूप से जो बोलते हैं उसमें, इसलिए इसको मौखिक होना चाहिए। इसका आंसर साफ साफ है यार। स्पीकर ऑफ कर लो, जिसका स्पीकर ऑन है। साफ साफ है, इसमें तो कुछ सोचना ही है। हमारा सी। अब पूछो क्यों नहीं होगा ये तीनों? ठीक है, हम ध्वनि के बारे में क्या बोले थे? ध्वनि इज ओनली मौखिक, बोले का और सुने का वाला चीज सुने है। वाला चीज है के मतलब जो होगा जिसका खाली उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वही मौखिक, वही ध्वनि हुआ। विवेक, ए बेबेक। अब जैसे मेरी नानी हम बोलते ए बेबेक, देखो ध्वनि अब समझा रहे हैं। जैसे मेरा क्या है नाम? विवेक। मेरी नानी को क्या बोलते थे? विवेक। वो भी उनका ध्वनि हुआ, विवेक, विवेक। ये बोलने वाला ध्वनि हुआ। तो बोलने वाला जो चीज होता है वो ध्वनि होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको लिख देंगे वो हो जाएगा वर्ण। अब जरा सोचो, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है मौखिक, इसमें गलत होना नहीं चाहिए। अब ये तीनों देखो, लिखित तो होगा नहीं, वर्ण हो गया। अब ये आप लोगों को कंफ्यूजन होगा सांकेतिक और चिन्हित में। देखिए सांकेतिक क्या होता है? सांकेतिक वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर वर्ड को तोड़िए ना। संकेत सांकेत, किसी चीज को संकेत मतलब कुछ संकेत दिया हुआ है, सांकेतिक पक्ष दिया हुआ। चिन्हित, चिन्हित किसको कहते हैं? मात्रा को। चिन्हित एकार मात्रा, औकार मात्रा, ओ का मात्रा, ऊ का मात्रा, ये सब चिन्हित हुआ। ये लिखित रूप ही हो गया ना, सांकेतिक रूप हो गया ना। ध्वनि का पहला विशेषता ये होता है कि वो मौखिक होता है। नो कंफ्यूजन। यहीं से वर्ड को तोड़िएगा, याद रखिएगा। मेरा बार बार एक ही कहना है, औरों से आगे निकलना होगा। अपना आईक्यू को हमेशा एक्टिव रहिए। जो पढ़े हैं ना आंसर उसी में है। दिमाग लगाइएगा, आंसर कभी भी छोड़िएगा नहीं। जैसे टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जितना आ रहा ठीक है, जो नहीं आ रहा उसको लॉजिक में जाना है। जो कंप्लीटली फैक्चुअल है तो उसको भी थोड़ा सेंस लगाने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल साहित्यिक वाला पार्ट में साहित्य बोला था, साहित्यकार लोग बोला है कौन से कैसे, कुछ की एरिया निकाल के हम लोग आंसर तक पहुंचने का जो टेक्निक सिखाए थे, सेम टेक्निक यहाँ पे कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज को हम लिखा दे, हो सकता है दूसरे लैंग्वेज में पूछ देगा, लेकिन सेंस से हम लोग को बनाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जयसूर्या समझ में आ गया? जयसूर्या, सनत जयसूर्या समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन केवल और। बोलो। अक्षर भाषा का कौन इकाई मानल जाला? क्या? अक्षर भाषा का कौन इकाई मानल जाला? अक्षर भाषा का कौन इकाई मानल जाला? हाँ चलो ये भी बताओ, ये भी ऐसे ही तोड़ो। चलो कोई किताब में नहीं पढ़ा। बताओ क्या था? अक्षर भाषा कर भाषा कर कौन इकाई मानल जाला? कौन इकाई मानल जाला? मानल जाएगा। अभी सबसे छोटी इकाई सर। रुको रुको तो सही। चलो ऑप्शन नंबर ए बताओ। चौथा इकाई। चौथा? चौथा। बी? तीसरा इकाई। तीसरा। सी? दूसरा। डी? कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। बताओ क्या होगा? डी होगा क्या? कोई नहीं। कोई नहीं। अक्षर भाषा कर कौन सा इकाई माना जाता है? बताओ जी, सबको लॉजिक करके बताओ क्या होगा? सबसे छोटा इकाई मानते हैं। दूसरा होगा सर। हाँ? दूसरा 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 तीसरा? दूसरा। कोई नहीं होगा सर। हाँ कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं के पक्ष में कौन कौन होगा? कोई नहीं, लेकिन क्यों? वही हम बोले, हम तो कौन बताओ। अक्षर भाषा का सबसे छोटी इकाई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अक्षर जो है ना भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई होता है। अक्षर जो है ना भाषा का सबसे छोटी इकाई है। कोई भी भाषा हम लिख रहे हैं उसमें जो अक्षर यूज किया जा रहा है वो सबसे छोटी ही इकाई हुआ ना। पहला
कैसे कर, हाउ कैन यू से यार चौथा इकाई है, तीसरा इकाई है, दूसरा इकाई है, सबसे छोटा इकाई है, ये याद हम तो वही रखो। बोले। ये है इसका आंसर, डी होगा इसका आंसर, और इसका रीजन ये है कि सबसे छोटी इकाई है वो। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। बोलो मेरे भाई। नहीं सर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भैया? डी। डी होगा इसका आंसर। डी तो हम बोले ही तो कोई नहीं। नहीं, बोला तो ठीक था, मान रहे हैं, बोलो हमको रीजन चाहिए ना क्यों डी मारा। सबसे छोटा इकाई है वो तो। हाँ ठीक है, इसको आगे हम स्टार्ट करते हैं, वर्ण वाला बहुत लंबा चलेगा एक क्लास में। हाँ अभी 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 छोड़ दे, हाँ यहीं रोक दे। नहीं सर, हो गया तो। हाँ स्टार्ट कीजिए सर। स्टार्ट, पक्का बैठ जाओगे? हम बहुत लंबा है। बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। पूरी रात बाकी है सर। हाँ आज छोड़ देते हैं इसको, कहीं कल कल कुछ पढ़ना है, और भी कुछ पढ़ना है, मैथ है, जीएस है, जीके, कुछ छोड़ पढ़ना दीजिए है। सर। अभी खाना बनाना है सर। किसको बनाना है यार? लेकिन क्या सब्जी बना रहे हो? बनाना है, मैं भूखे मर रहा हूँ। हाँ? आलू मटर और फ्रेंचबीन का सब्जी बनाएंगे। आलू मटर फ्रेंचबीन, यार वाह, मटर भी डाल रहे हो, फ्रेंचबीन भी डाल रहे हो गुरु। यस सर। अरे तो गजरे को सही है, चलो ठीक है, तो चलो इसको आज छोड़ देते हैं। फिर अच्छा एक सर बात, मेरा छूट गया, वो क्लास कैसे कंप्लीट करेंगे? वो पहला क्लास ना, मेरा हाँ। ऐप डेवलप हो गया, उसको खाली हमको ना टाइम अपडेट नहीं करने का, मौका मिलेगा अपडेट कर लेंगे, ठीक है? अपडेट करने के बाद उसमें सारा चीज हम अपलोड कर देंगे, जैसे आज का भी रिकॉर्ड कर दिए, पहला दिन का भी रिकॉर्ड कर दिए, उसको अपडेट कर उसमें डाल देंगे। अगर इनकेस कोई दिक्कत होगा ना, तो हम क्या सोचें जानते हैं, यूट्यूब में ना प्राइवेट वीडियो करके अपलोड कर देंगे और आप लोग का ईमेल आईडी डाल देंगे, सिर्फ आप ही लोग देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा ना तो वो भी कर देंगे, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर कोई हमको दिक्कत होगा। क्योंकि सर रिवीजन करना था, कभी कभी भूल जाते हैं। यूट्यूब वाले से सही रहेगा, उसमें फॉरवर्ड वगैरह भी किया जा सकता है। हाँ तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है? ऐप मेरा कुछ अश्विनी जी ऑफ कर दीजिएगा। ऐप में क्या है ना, कुछ हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा मन में चल रहा है कि इसके साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े, तो कंफ्यूजन है, क्योंकि एक बार तो मैं प्राइवेट कर दीजिएगा सर। तो प्राइवेट करने से क्या होगा ना, तुम लोग का सिर्फ ईमेल आईडी चल जाएगा, ईमेल डालेंगे तुम लोग पास पहुंच जाएगा। हाँ सर, ओनली मेंबर। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है। और ऐप वाला में क्या हो रहा है ना कि तो हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि एक बार ऐप को लॉन्च कर दिया और सब कुछ आ गया, शायद हो सकता है उसके बाद बैक ना हो पाए हम। सब मेरा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अच्छा से ऐप डेवलप करें, ये भी एक शुरू में ऐप में ना बहुत बग रहता है सर, बहुत प्रॉब्लम रहता है। हाँ तो मेरे साथ यही है समस्या, नहीं अदरवाइज डेवलपर लोग जानबूझ के भी बग डाल देता है सर। तो जो भी करेंगे ना अच्छा ही काम करेंगे, मेरे साथ यही रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग क्लास को थोड़ा पहले कर दें क्या, कोई दिक्कत है क्या? दोपहर शाम सुबह कोई टाइमिंग बता सकता है क्या? कि ना क्या टाइमिंग यही आपने रखी हुई है, ठीक है? नहीं क्या कि देखो यार, पहले से मेरा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, तो टेस्ट सीरीज का ऑलरेडी टाइमिंग दिया हुआ है 9 बजे, फिर उनका डिस्कशन करना पड़ता है, तो वो भी एक है ना मेरे लिए। तो क्लास के लिए क्या है कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या तो सुबह मॉर्निंग में रख देते हैं क्लास, नहीं तो फिर शाम में कोई टाइमिंग बोलो 6-7 बजे रख देते हैं, जिससे क्या होगा दोनों बैलेंस हो जाएगा, ओवरलैप नहीं है। शाम में 6 बजे कर दीजिए, 5 बजे 6 बजे शाम में दोपहर में ठीक है सर, टाइम दोपहर में अगर हो सकता है 2 बजे से क्या एक करके हाँ अश्विनी जी बोलिए। अश्विनी जी बोलिए। चलिए आप नहीं बोल रहे। हाँ कौन बोल रहा है? शाम में शाम में 6 मत रखिए, वैसे फ्लेक्सिबल मत रखिए। 6 बजे सर, नहीं 6 बजे नहीं, सर शाम में माइंड फ्रेश करेगा सर ग्राम।
मॉर्निंग में रखिए सर, मॉर्निंग में। एक बात बोले हाँ सर, रात में कर दीजिए ना, 10 बजे कर दीजिए, 9:30 बजे नहीं तो। सर नहीं है सर, 10 बजे मत। भैया 8 बजे टाइमिंग सही है। ऐसा सर ऐसा दोपहर में करिए, नहीं तो फिर शाम में ठीक। अच्छा हम एक डिसाइड कर, मॉर्निंग में किसको दिक्कत है? मॉर्निंग में अगर हम रखते हैं 9 बजे आसपास तो हमको आपको दिक्कत सर है। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, मॉर्निंग में दिक्कत नहीं है। सर मॉर्निंग में दिक्कत है सर। मेरा दुकान है, मेरे को जाना पड़ता है, दिक्कत है हमको। तो कहीं ना कहीं तो या मैनेज तो करना दोपहर होगा में ना करिए, यार। नहीं तो फिर यही टाइमिंग सही है। हाँ क्या बोल रहे हैं अश्विनी जी? सर बोल रहे हैं कि या तो दोपहर में करिए, नहीं तो फिर यही टाइमिंग सही है सर। नहीं ठीक बोले। फिर टेस्ट सीरीज वही तो टेस्ट का ही तो बात कर रहे हैं, टेस्ट वही आ रहा है ना, उनका भी करना है ना, उनको पहले से कर रहे हैं। तो सर 1-2 घंटा पीछे कर दीजिए, और क्या। वही हम वही कर रहे हैं। 7 बजे तक कर सकते हैं। एक काम करते हैं 7 से 9 क्या क्लास में है ना कि आप लोग जैसे मूड रहेगा, बैठने का मूड रहेगा तो आप लोग खींचेंगे भी, अगर आप लोग का मूड बन जाएगा टॉपिक कंप्लीट करने तो का। रात भर फ्री है सर। 9 से सर क्या दिक्कत है? 9 भी सर स्टैंडर्ड टाइम है। नहीं नहीं 9 एक्चुअली क्या है ना सरफराज जी, ऑलरेडी जी। जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, तो 9 बजे से उन लोगों का टाइमिंग रहता है, पहले से चल रहा है, 10वां टेस्ट चल रहा है और उनका डिस्कशन भी करना होता है, तो उनके लिए टाइमिंग फिक्स ऑलरेडी किए हुए हैं। तब मान लिए उनको चेंज करते हैं तो फिर उनके साथ भी एक गलत होगा कि हम लोग Yes, sir. एडजस्ट कर लिए। सर करिए। दोपहर में टाइमिंग सही हो सकता है सर, सबसे पूछ के बाद में। दोपहर में सर 2 से ले सकते हैं, 1 से नहीं सर तो 2 से ले 1 सकते से हैं 3 कर लीजिए। सर 2 बजे से ठीक रहेगा। 2 बजे से रख लें सर 2 दोपहर बजे में। से। हाँ सर। ठीक है तो कल यस से सर। कल हम लोग 2 दोपहर में नहीं हो पाएगा, हाँ दोपहर में नहीं हो पाएगा, जॉब में है हम, 4 बजे के बाद ही हो पाएगा। सुबह सुबह 6 बजे सर। मॉर्निंग 6 बजे रखेगा तो नहीं सुबह अच्छा, 6 भाई बजे से। सबको काम आता है भाई, 6 बजे तुमको का काम है, सबको काम रहता है भाई घर में। अरे नहीं रुको रुको। अच्छा डिसाइड हम करते हैं, नमस्ते ठीक भैया है? बोल रहे हो। हम डिसाइड करते हैं फिर आप आप लोग, जब भी रखेगा तब रेडी। ठीक है? मतलब आप लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है, पूछ रहे हैं तो इतना अच्छा बात। दूसरा लोग बड़ा बड़ा कोचिंग में ऐप वगैरह टाइमिंग बता दिया, आप लोगों को मजबूरी करना पड़ता है। सर टेस्ट तो हर दिन नहीं है ना सर, क्लास तो हर दिन है सर। सब काम खत्म हो जाए तो नहीं कर चलिए पाएगा। ठीक है, डिस्कशन भी होता है ब्रो। लेकिन सुनिए ना, हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? हम डिसाइड करके बता देते हैं, हमको समझ में आ गया, सबका मत विचार समझ में आ गया, हम करते हैं। तो टेस्ट और का भी हम बात करके फिर करते हैं, ठीक है? तो सर टेस्ट डेली है क्या सर? टेस्ट डेली नहीं है, लेकिन एक जिस दिन टेस्ट है फिर उसके अगला दिन डिस्कशन होता है उसका, 2 दिन में है। सर रिकॉर्डेड क्लास देखने का फैसिलिटी रखिए ना सर, वो छूट जाता है कोई क्लास तो देखना होगा मान लीजिए। विपिन जी आप ही लोग के काम के पीछे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग अच्छा, सर। टेंशन मत लीजिए, जो बोले हैं वो हम करेंगे। बस क्या है कि हड़बड़ा नहीं रहे, हड़बड़ाने से कहीं काम गड़बड़ ना हो जाए। अगर जो हाँ, अभी मान लीजिए कि देखिए अभी जो ऐसा- ऐसा नहीं है कि अभी क्लास मिलेगा तो देख लेगा और क्या कोई। नहीं जैसे अभी क्लास है ना उसको हम रिकॉर्ड कर लिए, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है? जैसे ही मेरे पास आएगा हम उसको अपलोड कर देंगे, उसके बाद निश्चिंत रहिए, ठीक है? बेफिक्र रहिए उसके लिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं फिर, ठीक है? कल ही क्लास रखे कि एक दिन गैप रखे? नहीं सर, डेली रखें सर, डेली रखिए। डेली रखें? यस सर। क्लास तो डेली रखिए सर, सिलेबस जल्दी खत्म करेंगे, पेपर ठीक भी बहुत। ठीक है चलिए, कल मिलते हैं ना। कल आप लोग हम मॉर्निंग में टाइमिंग बता देंगे, ठीक है? ठीक है? 10 से पहले, अगर सुबह मॉर्निंग में 10 से पहले और उसमें 5 के बाद। मॉर्निंग में 10 से पहले बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है ना। नहीं सबसे पहले पॉसिबल नहीं है भैया। इवनिंग में ही सर, देखिए 8 बजे वाले में सब है। शाम में 8 बजे वाले सब केवल ये टाइम, सुटेबल टाइम तो सबको इवनिंग में ही हो रहा है। भैया 8 बजे लोग सबको है भैया, 8 बजे की टाइमिंग है। चलो ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में सर इवनिंग ही सही आसान लगता है, मतलब 8 से 12 कीजिए सर, 8 से 2 घंटे इधर, 10 से 2 उधर, 12 रात में। भाई और भी कुछ पढ़ना है, केवल वही नहीं पढ़ना है, समझा? चलो ठीक है चलो ठीक है चलो रखो, हम 12 बजे तक करते हैं, पढ़ेगा। हम डिसाइड करते हैं। चलो अभी तो सब्जेक्ट है लेकिन बाकी थोड़ी है। चलो ठीक है, कोई एंड नहीं, हम एंड करेंगे उसको। चलो ठीक है, हम डिसाइड करेंगे। चलो मिलते हैं कल, है ना? ठीक है सर।